Hello, 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 hello. Hello, hello. Yes. Hi everyone. Hello to everybody. Are you guys able to see me, hear me? A quick technical confirmation दीजिए please. Is the audio video fine? हम आज कर रहे हैं JAIB PPB का final marathon. Tomorrow is your examination and today is the time for final revision. गाइस अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इज द ऑडियो वीडियो फाइन? एक बार क्विक कंफर्मेशन दीजिएगा। आज हम तालमेल बिठाते हुए पढ़ाई करेंगे। क्या रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी? पहले हम करेंगे व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी। हम सबसे पहले करेंगे 50 questions that will cover all your modules for the purpose of revision. ओके, तो मतलब जो टॉप 50 क्वेश्चन एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, इसमें सारे मॉड्यूल्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम करेंगे मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे। ये कुछ उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कल आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से आपको एग्जाम कल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, व्हाट आर वी ऑल गोइंग टू डू? टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, covering all your half mark questions, 1 mark question and also 2 mark questions. ठीक है, किस तरीके से आपको सोचना है इंडिविजुअल क्वेश्चंस की मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। तो मुझे एक बार कंफर्म करेंगे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर रेडी बिकॉज हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस ऑन द स्क्रीन। आप मेरे साथ जितने अलाइंड होके क्वेश्चंस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे ऑन योर स्क्रीन। The essentials to satisfy the requirement of definition of a bank are। तो मैं BR Act 1949 में सेक्शन 5B 5C 6 7 and 8, ये जितने इम्पोर्टेंट IE एंड IFS के लिए थे उतने ही इम्पोर्टेंट PPB के लिए भी है। और यहाँ पर हमको कुछ बातचीत बता रखी है बैंक से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ये क्या आपको असेंशियल सेटिस्फाई करने पड़ेंगे ताकि आप बैंक की डेफिनेशन में इंक्लूड हो पाए। नंबर 1, डिपॉजिट शुड बी ओनली फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं वो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही होने चाहिए। ओके, कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज बैंक्स। दैट्स आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। गुड इवनिंग दिलीप सर, गुड इवनिंग। The deposit should be from public। ओके, लोगों से डिपॉजिट आना चाहिए। ठीक है जी। निधिज, मल्टी बेनिफिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज that accept deposit from their members are also covered as banks। क्या ये बैंक जैसे कवर होते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब जो आप डिपॉजिट कर रहे हो लैपटॉप भी दे सकते हो, ये कैलसी भी दे सकते हो, रिमोट भी दे सकते हो। ऑफ कोर्स एज पर स्टेटमेंट अभी तक हम कुछ बातों के लिए श्योर हो गए हैं, जैसे फिफ्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो 5 हमारे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये दोनों तो सही है नहीं। तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं निधिस के बारे में भी श्योर है तो हमें पता है कि फोर्थ ऑल्सो इज नॉट द राइट आंसर। हमने फर्स्ट 3 में स्टार मार्क किया था, बिलीविंग दैट दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। यस, therefore the answer to this question is going to be what? This is going to be the right answer. Yeah, you will have to give me a moment here.
Okay, let's move forward. So, let's go to question number 2. Question number 2 क्या पूछ रहा है? Which of the following statements is or are not correct in relation to current account? Current account के context में इनमें से कौन सा statement या कौन सा statement सही या तो सही नहीं है, या कोई एक statement सही है, एक से ज्यादा statement सही है. A current account can be opened by a blind person. That's not a correct statement. तो ये तो not है. Yes? फिर क्या बोल रहे हैं? An interest of not more than 0.75% is payable by the bank on deposit held. भैया no interest मिलता है, कोई भी interest नहीं मिलता है. So this statement is also not correct. There is no restriction on the amount to be withdrawn by the account holder at any time. Yes, that's a correct statement. That's a correct statement. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, and that is what has been asked in the question, and therefore the answer should be what? Question number 2. The answer will be both 1 and 2 are not correct. Yes, so guys, if you would like to participate, I'll be more than happy. ओके, तो कोशिश कीजिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप आंसर दे पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. हो सकता है वो आंसर गलत हो जाए, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो व्हाट्स द राइट आंसर. आंसर वैसे भी पता चलेगा कि मैं दिखाऊंगी, बट इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि अभी एक पूरी रात बाकी है, चाहे हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट भी है और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट वाले का तो बहुत टाइम है. ओके, और अगर आप लोग अच्छे से आज मेरे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो माय प्रॉमिस टू यू इज आई विल बी शेयरिंग वन मोर मॉक टेस्ट पेपर विद यू गाइस टुडे ऑन CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पोस्ट द सेशन. अगर आप लोगों ने कुछ जो नेक्स्ट 4.5 5 आज जितने भी हम समय लगाएंगे 200 क्वेश्चंस को करने के लिए, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, तो माय प्रॉमिस टू यू इज आई विल बी शेयरिंग वन मोर मॉक टेस्ट पेपर जो आप 100 क्वेश्चंस वैसे लगा के जाएंगे जो आप कल एग्जाम में देखने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी रखते हैं. ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है. कोई भी करंट अकाउंट कौन नहीं खोल सकता? माइनर्स नहीं खोल सकते, पर्दानशीन वुमेन नहीं खोल सकती, इलिटरेट पर्सन नहीं खोल सकते और ब्लाइंड पर्सन भी नहीं खोल सकते. और किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स विड्रॉल या डिपॉजिट में नहीं रहती है. जो लोग भी करंट अकाउंट खोलते हैं जनरली बिजनेस पर्पज के लिए ये अकाउंट खोला जाता है. ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. Generally, financing of terrorism comprises of how many stages? हमने देखा था मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेजेस थी, प्लेसमेंट, प्लेस, लेयर एंड इंटीग्रेट. बट यही हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हमने ये 3 स्टेजेस देखी हैं, 1, 2 एंड 3. बट यही अगर मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एक्चुअली फंडिंग ऑफ टेररिज्म के हार्मिज्म FT बोलते हैं, फंडिंग ऑफ टेररिज्म में चली जाऊं तो यहाँ पर हमने देखा रेज, मूव, स्टोर एंड यूज. ये हमारे पास 4 1 2 3 4 स्टेजेस हैं. ये सॉरी आपस में इंटर रिलेटेड है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू 4. वेरी गुड गोपाल जी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. मैं रेजिंग के बारे में बात कर रही हूँ. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पैसे सोर्स करते हैं उन लोगों से जो उनके सिंपथाइजर्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो. फिर वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स
जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह हो सकते हैं, होम कंट्री में हो सकते हैं उस कंट्री से बाहर हो, दीज फंड्स फिर मूव करा जाता है, ठीक है, ये स्टोर किया जाता है। टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए पैसे स्टोर तो हो गए, बट अब धीरे धीरे इसको स्प्रेड किया जाता है, हल्के हल्के स्टोर करते हैं। एंड फाइनली जो रेस फंड है, जो भी आप उन लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पैसे जोड़े हैं उसमें डाल देते हैं। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Rajesh, an account holder with ABC Bank, issued a check to Mr. Kumar for payment of 50,000 rupees. A very, very important question because we are covering Section 89 of Negotiable Instrument Act, which is related to pay protection given to a paying bank. Section 85, Section 89, paying banks related as Section 131. कलेक्टिंग बैंक से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 इन रिलेटेड है। अगर 12th चैप्टर के आपने कंसेप्ट नोट्स नहीं देखे तो उसको जरूर देखना है आपने। ओके, और कैसे नोट्स डाउनलोड करने वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, CMA दिशा दुआ, या फ्री नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने एक शॉर्ट भी कल भाई यूट्यूब शॉर्ट भी शेयर किया था येस्टरडे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी कि फ्री नोट्स हाउ कैन यू गो एंड चेक देम आउट। चलिए, however the signature on the check was forged. Mr. Kumar presented the check to ABC Bank for payment, and the bank debited Rajesh's account with the amount. Mr. Rajesh later discovered the forgery and disputed the payment made by the bank. Which of the following statements accurately reflects the legal principles regarding forged signature on the check? Forgery is related बहुत बढ़िया question है. Again, I want all of you to actively participate with me with questions like these at least. Okay. Okay, first option है, the bank's authority to debit the account would only be valid if it can establish adoption or estoppel. अगर adoption या estoppel अडॉप्ट कर लेते हैं तो बैंक पैसे काट सकता है, मतलब ये चेक जो कि फोर्ज्ड चेक है इसको आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है। ओके, इफ the drawer signature on the check is forged, the bank is not entitled to debit the account holder's account. Okay, the bank can rely on Section 89 of Negotiable Instrument Act and protect itself from the liability in case of forged signature. देखिए, forgery अगर on the face of it apparent है तो यहाँ पे बैंक का नेग्लिजेंस पाया जाएगा, और अगर बैंक नेग्लिजेंट है तो ऑफ कोर्स उनकी तरफ से जो पेमेंट हो गई है वो गलत है। सो बेसिकली ऑन अ फोर्स चेक दे आर नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट। तो अगर मैं बेसिक बातों को फॉलो करती हूँ तो दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? इफ ड्रॉअर सिग्नेचर ऑन द चेक इज फॉर्ज्ड एज पर द लीगल प्रिंसिपल्स आउटलाइन, कौन से केस लॉ में आउटलाइन किया गया था? एक केस लॉ था हमारे पास, कैनरा बैंक वर्सेस कैनरा सेल्स कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। अब वैसे तो बहुत केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट दीज कैन बी फ्यू ऑफ द केसेस जो आज मैं आपके साथ इन फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, या मॉक टेस्ट पेपर में भी अगर कोई केस लॉज आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द बैंक इज नॉट एंटाइटल्ड, बैंक इज नॉट एंटाइटल्ड, पेमेंट नहीं कर सकता है बैंक, ठीक है, डेबिट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काफी तवज्जो दिया, एम्फसाइज किया, ऐसे केस में कोई भी मैंडेट नहीं है बैंक के पास कि वो पे करे। ओके, एंड द डॉक्यूमेंट विद द फोर सिग्नेचर इज कंसिडर्ड mere nullity, कुछ है ही नहीं, उसकी वैलिडिटी ही नहीं है। The bank's authority to debit the account would only be valid if it establishes adoption या estoppel, मतलब वहां पे उन्होंने की ड्यू डिलिजेंस के साथ काम किया था, उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ देखा था, बट ऑन द फेस ऑफ इट कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि फॉर्जरी हुई है। ठीक है जी, आई होप इट इज ऑल क्लियर। यहाँ पर किसी का कोई शक, कोई सवाल तो प्लीज पूछिएगा मुझसे। आर वी ऑल लाइन टिल हियर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे जस्ट अभी अभी देखा है।
ओके, अब एक और मैं आपके साथ केस रेफरेंस वाला ही क्वेश्चन ला रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना? ओके, व्हाट की फैक्टर led to the bank's negligence in the case of Harding versus London joint stock? क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हुआ था फेलियर टू obtain introduction from an existing customer. No, यहाँ पे एक्चुअली फेलियर टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कस्टमर्स एम्प्लॉयर हुआ था। क्या हुआ था मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। allowing the customer to deposit a fortune ये भी नहीं हुआ था। the answer is B, but what actually happened हुआ, बैंकर्स इन इंडिया पहले जब 2016 से पहले गाइडलाइंस नहीं आई थी केवाईसी की, एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू आप इंट्रोड्यूस होते थे या फिर बैंक एम्प्लॉय के थ्रू आप इंट्रोड्यूस होते थे अगर आपको नया अकाउंट खोलना है। ये उस केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब नए बैंक्स थे, मतलब ब्रांच ही नया है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो कोई है नहीं। ठीक है, तो बैंकर्स इन इंडिया or obtaining introduction by existing customers of the bank. This was not always possible जब स्पेशली नए ब्रांच खुले हुए। तो इस केस में कस्टमर्स को रेफरेंसेस अपने नोन पर्सन से लाना होता था जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स के आसपास नहीं हो। ऐसे केसेस में बैंकर्स आर रिक्वायर्ड टू obtain inquiries with the referee और सर्टेन किसी बंदे से आप रेफरेंस लेकर आओ जो ऑफ कोर्स बैंक का कस्टमर तो नहीं होगा क्योंकि बैंक का तो नया नया ब्रांच खुला है। बेसिकली वो सर्टेन करेगा कि अकाउंट इस बंदे का जिसका आप खोल रहे हो वो जेन्युइन है। बट इस केस में हार्डिंग वर्सेस लंदन जॉइंट स्टॉक बैंक में ये हुआ था कि एक नए कस्टमर का जब अकाउंट खोल रहे हैं तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज के थ्रू खोल रहे हैं, बट इन्होंने द अकाउंट वाज नॉट ओपन बाय डिपॉजिट ऑफ कैश एज वाज द यूजुअल प्रैक्टिस, बट एक थर्ड पार्टी चेक के बदले, मतलब वैसे तो कैश से अकाउंट खोल रहे थे बट एक थर्ड पार्टी के चेक से खोल दिया। जब बैंक ने कस्टमर से इंक्वायर किया उसने एक फोर्स लेटर दिखा दिया अपने एम्प्लॉयर का जिसने ऑथराइज कर रखा है कि हाँ ये चेक यूज कर सकते हो, जबकि वो चेक उस कस्टमर ने जो दिखाया था वो फोर्स्ड चेक था और फिर उस थर्ड पार्टी चेक से अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए। यहाँ पर बैंक की गलती क्या रही, बैंक यहाँ पे नेग्लिजेंट रहा कि उसने नेसेसरी इंक्वायरी नहीं करी, खाली जो चिट्ठी आई थी उसके बलबूते पे या उसको मद्देनजर रखते हुए अकाउंट खोल दिया। ओके, अब यहाँ पर करना क्या चाहिए था, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी उस जिस बंदे का लेटर आया है whether the customer who was an employee had in fact the necessary power to deal with the check। ये इंक्वायरी बैंक की तरफ से नहीं हुई थी इसलिए बैंक यहाँ पर नेग्लिजेंट पाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी अभी आपको स्क्रीन पर बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Who among the following is responsible for overall compliance with the obligation of a bank as spelled out in the Prevention of Money Laundering Act? Money Laundering Act के अंदर overall compliances के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या आप लोग बताना चाहेंगे? एक तो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है अपने बैंक के लिए, बट देयर इज वन मोर पर्सन एंड दैट वन मोर पर्सन इज द आंसर हेयर बिकॉज यहाँ पे हम ओवरऑल कंप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, who is this person? This person is managing director. This person is chief compliance officer. The answer is what to this question? Question number 6. Designated director. प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उस बैंक के लिए, बट ओवरऑल कंप्लायंस के लिए इट इज द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए अंडर पीएमएलए भी और अंडर पीएमएलआर भी, रिकॉर्ड्स रूल्स भी। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश financial intelligence unit India reports pertaining to transactions prescribed type and value at a prescribed frequency. Which of the following monthly reports correspond to the nature of the transaction?
CTR रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो 10 लाख या उसके इक्विवेलेंट मतलब किसी और करेंसी में होता है, तो आपको ये जिस महीने में हुआ उसके नेक्स्ट महीने की 15 तारीख तक आपको ये सबमिट करना होता है FIU IND को। कौन सा करना होता है? प्रिंसिपल ऑफिसर को करना होता है। अगर कोई NPO है तो 5 लाख, नो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। अगर कोई NPO है तो वहां 10 लाख है। क्रॉस बॉर्डर वायर में हाँ मैं बोलती हूँ कि द आंसर इज 5 लाख और इक्विवेलेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Second statement is not correct. First and third statements are correct. Wonderful question once again. Simple question. आपको 3 स्टेटमेंट्स में दे दिया है। सिंपल नॉलेज चेक करी ना आपकी, ऐसे क्वेश्चंस पाए जाएंगे आपके एग्जाम में। बट आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के कि आपको कंसेप्ट्स आते हैं और एक तरीके से आपको रिवीजन भी मिल रहा है। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर CTR है, क्रॉस बॉर्डर है, NPO है, या 10 है या 5 है या 10 है, और काउंटरफिटेड में तो सारे दे दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, ये मंथली नहीं होती है। ये कैसी होती है? ये होती है जिस दिन से सस्पिशन अराइज हुआ है उस दिन से 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज आपको ये रिपोर्ट FIU IND को देनी होती है। आप कौन? आप है फिनेंस प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, सब इनमें से कौन सा OVD नहीं है तो हम इतनी बार कर चुके हैं, हमें पता है टोटल 6 OVDs हैं और पैन कार्ड इज नॉट एन OVD। यस, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। What is the recommended frequency for updating KYC data for high risk customers? बताएंगे। Is it 1 year, 2 year, 3 year या 5 year? टोटल हमारे पास जो रिस्क कैटेगराइजेशन हुआ है, ये हमारे पास हाई रिस्क कैटेगरी है, मीडियम रिस्क कैटेगरी है एंड लो रिस्क कैटेगरी है। यस, तो अगर हम तो अगर हम हाई रिस्क लो रिस्क में जाते हैं तो हर 10 साल में, एवरी 10 years आपका रिव्यू होना चाहिए। एवरी मीडियम रिस्क वाले के लिए 8 years, बट हाई रिस्क का कितने इयर्स है यहाँ पे रिव्यू होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन एंड आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट। टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर है। Is it 1 year, 2 year, 3 year, 5 year? Question number 9. It's not 5 years, it is not 1 year, it is not 3 years. The answer is 2 years. Okay, question number 9. हर 2 साल में, every 2 years. That's the answer. Let's go to question number 10. LEI is a dash digit alphanumeric code which is used to uniquely identify parties to financial transactions worldwide. And it is how many digits? 12 digits, 15 digits, 16 digits or 20 digits? It's an easy question. अगर ऐसा question आएगा तो 5 marks, मतलब 0.5 marks का ही आएगा। Answer is 20 digit.
होता क्या है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके साथ रिवाइज करना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा मुझे। हर एक एंटिटी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड लेना होता है, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि कहाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट करी है या किसने ट्रांजैक्शन इनिशिएट। ओके, तो ये यूज किस लिए की जाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब क्या हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ताकि फिनेंशियल डेटा एक्यूरेसी और क्वालिटी बढ़ाई जा सके एंड हेल्प किया जा सके रिस्क को बेटर मैनेज करने में, एक कंसेप्ट लाया गया जो सब जगह लग जाता है, यूनिफॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। ओके, एंटिटीज को एक एलईआई लेना होता था, कहाँ से, फ्रॉम अ लोकल ऑपरेटिंग यूनिट, किसके द्वारा अक्रेडिटेड होनी चाहिए, इट शुड बी अक्रेडिटेड बाय ग्लोबल लीगल ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, GLEIF, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन के द्वारा ये अक्रेडिटेड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारे पास इंडिया में भी एक LOU है, लोकल ऑपरेटिंग यूनिट है, अगर हमने पढ़ा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is not correct regarding the current account। अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कर रखा है, ओपन नहीं कर सकता है, नॉट है, ये भी नॉट है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पैसे नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ट्रू है, तो हमसे नॉट ही पूछा, इसलिए आंसर 1 and 3। या लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस नाम बदल दिए गए हैं, तो हमें पता है 1 और 2 सही है, पढ़ चुके हैं हमें, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, DD are valid for how many months and can be revalidated by issuing branch। जैसे कि चेक होता है 3 months बाद स्टिल, उसी तरीके से वैलिडिटी फॉर DD is 3 months। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए कुछ पढ़ते हैं, DD के बारे में बात। A demand draft cannot be payable to the bearer as it would be amount to a currency note and will be a violation of section 31 of RBI Act। Bankers check and demand drafts वैलिड रहते हैं 3 months के लिए, एंड फिर उसे रिवैलिडेट किया जा सकता है इशुइंग ब्रांच द्वारा। ओके, जो इश्यूअर पेमेंट है ऑफ बैंकर्स चेक या फिर DD की कैश में अक्रॉस द काउंटर इज सब्जेक्ट टू IT प्रोविजंस, इनकम टैक्स प्रोविजंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और जो बैंकर्स चेक या DD है 50,000 या उसके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही हो सकता है, कैश में नहीं हो सकता है। Am I clear to everybody? Important data revised। Let's go to question number 15। मुझे ऐसा लगता है इस बार दिस अटेम्प्ट RCT से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है 100% पूछा जाएगा। ओके, तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी है टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक आपने ये टॉपिक रिवाइज नहीं किया है, तो अभी तो मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके थ्रू आपको रिवाइज हो ही जाएगा। इसके अलावा भी जो नोट्स आपके साथ मैंने शेयर करी हुए समरी नोट्स या एक सिंपल RCT के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जरूर लेकर जाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज RCT is an initiative based on the model of Rural Development and Self-Employment Training Institute of, कौन सी ईयर का है, 1962, 1964,
72 1974 आया तो था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। यस, आया तो था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। बट कौन सा ईयर आया था ये बताना भी जरूरी है, तो बताएंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, what should be the right answer? I want you guys to participate here. Let me know what should be the right answer. Answer is what? Question number 14. 1962 रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज RCT। ओके, किस लिए दे रहे हैं? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाना चाह रहे हैं हम, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा, ताकि ट्रेनिंग्स दी जा सके, स्किल्स दी जा सके बेसिकली रूरल यूथ को, ताकि वो अपने अंदर आत्मनिर्भरता पैदा कर सके, बिजनेस खुद के शुरू कर सके। RCT बैंक्स के द्वारा ही मैनेज करी जाती है, किसके साथ? इन कॉपरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रिसाइज। एक इनिशिएटिव है जो कि बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एंड स्किल्स एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 1962 को मॉडल रखते हुए बनाया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं जस्ट आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। हर एक RCT से एक्सपेक्टेड है कि वो कम से कम 30 से 40, कम से कम 30 से 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए 1 से 6 हफ्ते की एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब यही डेटा से 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकती है, सिर्फ 4 लाइन से 3 स्टेटमेंट्स बन के आपसे कोड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 30 से 40 ट्रेनिंग एक फाइनेंशियल ईयर में 1 से 6 हफ्ते की। अब बोल देंगे 15 से 20 ट्रेनिंग 3 से 6 महीने की एक फाइनेंशियल ईयर में, फंस जाओगे। फाइनेंशियल ईयर तो एक है, बट ट्रेनिंग 30 से 40 है, हफ्ते 1 से 6 है, तो आप 1.5 महीना लगा के चलिए मैक्सिमम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिमिलर लाइंस में। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 50। मिनिमम टेनोर क्या रहता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट का? 7 दिन, 30 दिन, 6 महीने है। एक्सेल बहुत आसान है। इट इज 1 ईयर मिनिमम। 1 ईयर मिनिमम एनआरई डिपॉजिट का टाइम रहता है, ठीक है। 1 ईयर कम से कम है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट का, जो कि एक नॉन रेजिडेंट इंडियन द्वारा बनाया जा सकता है, या एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा खोला जा सकता है। बट खोला किसके पास जाएगा? ऑथराइज डीलर्स के पास ही, AD के पास ही। ओके, तो यहाँ पे भी यस कैटेगरीज है, AD1, AD2, AD3। यू शुड बी नोइंग अबाउट इट ऑल। Let's go to question number 16. Which of the following is true about NEFT? NEFT के बारे में क्या सही है? NEFT 2010 it is a remittance systems of RBI since 2010। एक similar question मैंने आपके साथ पहले किया है, and you know it is not 2010 but 2005। Yes, it is not 2010 but 2005। डेफर्ड नेट सेटलमेंट रहती है, जिसमें नेट पेमेंट के बाद आधे घंटे के साइकिल में चलता है, 48 साइकिल्स चलती है। यस, ट्रांजैक्शन अंडर NEFT में बी मेड ओवर एनी अमाउंट। हाँ, ये बात सही है। मिनिमम अमाउंट 1 रुपये भी हो सकता है, मैक्सिमम कोई से हो सकता है। ऐसे 10 लाख रहता है जनरली, बट आप चाहे तो उसे इंक्रीज भी करा सकते हो। इसलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सॉरी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है और ट्रू ही पूछा था आपसे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। Let's go to question number 17. Cash out at any ATM for more than 10 hours. It is not 10 times. I've already spoken about it previously as well. कितने की पेनल्टी फ्लैट लग जाती है? 10,000 रुपए पर ATM यहाँ पे पेनल्टी लग जाती है। Do you want me to slow down? Is my speed fine with you? और या फिर आप लोग चाहेंगे पार्टिसिपेट करना, आंसर देना? बताएंगे गाइस, क्या बोलते हो आप लोग? क्वेश्चन इज
क्लियर? या लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18। और एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे वो बैंक्स हो चाहे WLOs हैं, WLAs हो, दैट इज वाइड लेबल ATMs, ठीक है। और जब मैं WLAs के बारे में बात कर रही हूँ, जो पेनल्टी है इज चार्ज बाय बैंक्स मीटिंग द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द WLA। तो मतलब ऐसे तो WLA में किसी का साइनेज होता नहीं है, बट लेट्स से कोई स्पॉन्सर बैंक है तो पेनल्टी बैंक में रिकवर द पेनल्टी फ्रॉम WLA ऑपरेटर, फिर बाद में वो ले ले। In which of the following cases a bank customer relation may be terminated? As मान लेते हैं Mr. Vikram is dissatisfied with the services of the bank and requested the bank to close the deposit account. Yes, this can be one of the way. इससे बैंक customer relationship खत्म हो सकता है। दूसरा, the bank has received notice along with confirmation about it through medical reports that Mr. Vijay, one of his customers, is insane. Insanity में भी आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही रीजंस हैं जब कस्टमर बैंक कस्टमर रिलेशनशिप बंद करी जा सकती है। स्पीड अप कर दो, आंसर करेंगे आप विशाल सर? ओके ठीक है, तो ऐसा करते हैं गोपाल सर, और स्पीड कैसे बढ़ेगी? इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपने ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। या तो हम यही स्पीड मेंटेन करते हैं, या इसलिए स्लो डाउन हो सकता है अगर आप आंसर करना चाहें। ठीक है, तो लेट्स ट्राई आंसरिंग। अगर आप लोग टाइमली आंसर करेंगे तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, अदरवाइज जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं उस पे कंटिन्यू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली बाइंडिंग it must contain the elements of dash, meaning that something of value must be exchanged between parties involved. इसका बट एक एक्सेप्शन था कि नेचुरल लव और अफेक्शन से मिलना चाहिए, फैमिली अरेंजमेंट में मिलना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ये एक्सेप्शन है टू समथिंग दैट वी आर स्टडीइंग। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंडिंग होने के लिए ये समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम क्विड प्रो क्यो कहते हैं इन एज अ लीगल मैगजिन, ओके, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2B बोलते हैं। Okay, is it offer and acceptance? Is it legality? Is it consideration? Or is it capacity and competency? Question number 19. What's the right answer? I want all of you to participate. Fantastic. The answer is not A. The answer is not B. Something in return is consideration. Something of value must be exchanged. अगर मैं ये दे रही हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट कुछ मिलना चाहिए, तो let me get myself something to keep in my function and I'll need to talk. Give me a moment. Meanwhile, you read this. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, चलो पहले मैं एक देती हूँ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए वहां पे ऑफर होगा, या इसको हम बोलते हैं एक प्रपोजल होगा, उस प्रपोजल में प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन होगी, तो अग्रीमेंट बन जाएगा। और उस अग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। Yes, proposal plus promise plus consideration equals to agreement। इस agreement में enforceability ऐड करोगे तो contract। और जब हम something in return बोल रहे हैं, whenever we are saying something in return, section 2 के according consideration। Now I'll just quickly get something, maybe a card game or something, और मैं आती हूँ आप लोग के पास आके उसका करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट ओनरशिप। ओके, and legal right to access to hold the asset until the debt is cleared. Temporary transfer of possession as security, security interest over assets without possession। बिना possession की जाना तो hypothecation ही है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला hypothecation हमको यहाँ दिख रहा है बस, तो इसका मतलब ये सब सही होना चाहिए। 1 का A, B2 का B, 3 का C होना चाहिए। Transfer of rights but not the ownership. Okay. Bank's legal right to hold the asset until the debt is cleared. Okay. Temporary transfer of possession. Okay. So it seems yes, the answer should be what? Question number 20. Are you guys with me? Yes? Let's go to question number 21. Arrange the following steps involved in the documentation process, and I'm giving you some time to process and answer. Keep documents valid in force. Keeping documents valid in force. Amount of stamp duty. Safekeeping and preservation of documents. Stamping of documents. Execution legal procedure. Selection of correct set of documents and filing. चलिए बताइए आपके अकॉर्डिंग सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 on your screen now. सबसे पहले तो यही होना चाहिए, जहां जहां 7 है सबसे पहले वो सही हो सकता है। 7 यहाँ पर नहीं है तो ये सही नहीं है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। ओके, और प्रेजर्वेशन आई थिंक शुड बी द लास्ट स्टेप। प्रेजर्वेशन लास्ट स्टेप होना चाहिए, लास्ट स्टेप होना चाहिए। ओके, लास्ट स्टेप हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। और हमेशा आप देखिए जो ज्यादा दे रखा हो ऑप्शन, ज्यादा जगह दे रखा हो, उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग राइट इज मोर ऑलवेज व्हेनेवर यू आर स्टक। जैसे आप देखिए कि 7 ज्यादा बार दे रखा है ये फर्स्ट प्लेस पे, और 3 ज्यादा बार दे रखा है लास्ट प्लेस पे। देख रहे हैं आप, उसकी पॉसिबिलिटी इन जनरल सर्कमस्टांसेस से ही ज्यादा होती है फॉर टू बी करेक्ट। तो बताइए गाइस, आंसर बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए? आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमने को किसी ने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो किसी ने भी रट्टा नहीं लगाया है, ना आपने ना मैंने, बस हमें एक सिस्टमैटिकली सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों ही जगह 4 सेकंड नंबर पे है, 4 सेकंड नंबर पे है, दोनों ही जगह 2 थर्ड नंबर पे है, ठीक है, दोनों ही जगह 8 दोनों ही जगह 8 जो है फोर्थ नंबर पे है। अब हमें चूज करना है 4 और 5 के बीच में, क्योंकि सेकंड लास्ट 1 ही है, सेकंड लास्ट 1 ही है दोनों ही जगह। 4 और 5 में हमें चूज करना है कि कौन सा 5 नंबर पे आना चाहिए, कौन सा 6 नंबर पे आना चाहिए। तो चलिए पहले आपने सिलेक्शन किया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, फिर स्टैम्प कराया डॉक्यूमेंट्स का, ड्यूटी पे करी, फाइल करा, फाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, फिर लीगल प्रोसीजर होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रखेंगे और फिर प्रिजर्व कर लेंगे। Yes, the answer should be what? The answer should be C. And yes, that's the right answer. आप लोग सोच पाए ऐसे? विशाल जी, गोपाल जी, दिलीप जी, were you able to think about it like this? That how I told, मतलब just how I just spoke about it. जैसे मैंने अभी बोला वैसे आप सोच पाए? अगर नहीं सोच पाए तो इस तरीके से सोचना है हमें एग्जाम में, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स याद करना at this moment is actually not very feasible. Okay, चलिए लोन की फ्रीक्वेंसी, रिव्यू करने की फ्रीक्वेंसी क्या किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन लोन का अमाउंट, एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोरोवर, या फिर रिस्क कितना है, या फिर रिस्क कितना है।
Question number 22. What should be the right answer? बताएंगे गाइस, इस पे डिपेंड करेगा ना. Let's go to question number 23. The loan covenants are not observed by the borrower. It is known as default. Event of default, it is immaculate location. और अगर ये आता है तो आधे नंबर का है, अगर ऐसे ही आता है तो ये आधे नंबर का है. ओके. For educational loan of rupees 3 lakh, margin required है. एजुकेशन लोन ना हमने ना कैसे डिवाइड कर रखा है, एजुकेशन लोन को हमने डिवाइड किया हुआ है for studies in India and abroad. तो हम बोल रहे हैं अगर 0 to 4 लाख है, 0 to 4 लाख है, 0 to 4 लाख है, यहाँ पे भी कुछ आपको मार्जिन मेंटेन नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ मार्जिन मेंटेन नहीं करना. अगर 4 to 7 7 है, 7.5 है लाख है, तो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 15% है. और अगर ये 7 लाख के ऊपर चला जाता है, आई थिंक 7.5 है, एक बार कंफर्म करेंगे. यहाँ पर भी बैंक डिसाइड करेगा. और इधर भी सेम बैंक ही डिसाइड करेगा कि कितना होना चाहिए. नाउ समबडी कंफर्म मी विद 7 है कि 7.5 है. आई थिंक इट इज 7.5. कौन कंफर्म करेगा? आई थिंक इट इज 7.5 इफ आई एम नॉट श्योर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. यहाँ पे 3 लाख का था तो कुछ भी मार्जिन आपको मेंटेन नहीं करनी. यू डोंट हैव टू required to maintain any kind of margin. Hypothecation is an implied pledge in cases where ये एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन है. डिलीवरी ऑफ गुड इज गिवन. डिलीवरी ऑफ गुड्स कभी भी पोजेशन हाइपोथिकेशन में दी नहीं जाती है. constructive possession of the obligation is given. Constructive possession of the good is given in none of the book. जैसे आपने गाड़ी ली लोन पर, उसका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन चला गया, ठीक है, एक्चुअल पोजेशन नहीं गया है. आंसर इज क्वेश्चन नंबर 25. द आंसर इज सी. Mr. Sharma, a resident individual in India, recently returned from a business trip to US. During his trip, he received some payments for services rendered and also acquired a foreign exchange in form of currency notes and traveler's check. Which of the following sources of foreign exchange acquisition by Mr. Sharma would be eligible for opening a resident foreign currency deposit account? Okay, gift from relative, payment for services arising from business in India, unspent foreign exchange acquired from an authorized person for travel abroad. बताइए इनमें से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही है
ये सारी ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 26, लेट मी टेल यू ऑल द स्टेटमेंट्स आर्ट करेक्ट। किसी तरीके का ऑनरेरियम मिला है, कोई गिफ्ट मिला है, वो आप यूज RFCD अकाउंट में डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी पेमेंट जो आप बाहर गए थे, पेमेंट ऑन विजिट अब्रॉड फॉर सर्विसेज, जो बिजनेस इंडिया से उसका कुछ मतलब वास्ता नहीं है, वहां कमाए थे, वो आप RFCD में डाल सकते हो। कोई अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज है जो कि एक ऑथराइज पर्सन से आपने बाहर जाने के लिए लिया था, वो भी आप RFCD में डाल सकते हो। कोई रिलेटिव से आपको पैसे मिले हैं या किसी भी तरह का गिफ्ट मिला है, वो भी आप RFCD में डाल सकते हो। ठीक है, जब आप इंडिया से बाहर गए थे, वहां से कोई ऑनरोरियम मिला है लेट्स से, वो भी आप RFCD में डाल सकते हो। बट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, नो। तो सेकेंड स्टेटमेंट इजंट करेक्ट। Businesses in India, that's not correct. ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। The answer here is question number 26, 1 and 3 are correct. Okay? इसको आप हमें एक बार जरूर रीड करेंगे। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन सारे कर दिए हैं, बट आई वांट यू गाइस टू रीड दिस once. Pause the session. Must read. Question number 27. Who is an insolvency professional? एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी रहेंगे, एक बंदा जो कि प्रोफेशनली या तो CA है या CS है या CMA है। पहले ICAA बोला जाता था, अब CMA बोला जाता है। तो एलिजिबल पर्सन जो कि एनरोल्ड है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जैसे, सॉरी, एज ए मेंबर विद IPA, या फिर एक ऐसा एलिजिबल पर्सन जो IBPI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ भी रजिस्टर्ड है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में भी उसने एनरोलिंग करा रखी है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27? A lot of times I've done this question. If you have been with me studying since some time, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। सिमिलर लाइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कल एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपसे एग्जाम में, 4 पिलर्स से रिलेटेड है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो वो है IBBI, IPA, IU एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये 4 पिलर्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे टुमारो, बट अभी खैर इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 27। IBPI के पास भी रजिस्टर होना चाहिए और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास भी एनरोल होना चाहिए, तो आप बन सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जस्ट बिकॉज यू आर a CS or a CA or a CMA doesn't make you an insolvency professional, and only with IPA also you won't be sufficing the requirement, आपके पास IBPI से भी ओके होना पड़ेगा। Let's go to question number 28. ABC Corporation, a leading multinational company with operations in India, has recently expanded its business internationally. The company is seeking to optimize its financial operations and explore banking services that align with its global requirements. Considering ABC's corporation's need for comprehensive financial services, which type of services offered by foreign banks operating in India would be most relevant to address its financial needs? Regional and global treasury management services, liquidity management services and card services, electronic banking services and e-commerce solution, account management services and collection management services. What would be the right answer to the question on this screen? बताएंगे guys. इंडिया में तो है, इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, तो हमें रीजनल भी चाहिए होगा, ग्लोबल भी चाहिए होगा। हमें रीजनल भी चाहिए होगा और हमें ग्लोबल भी चाहिए होगा।
यस, तो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? आप लोग आज ढीले क्यों लग रहे हैं? कल पेपर है दोस्तों, टुमारो वी हैव एन एग्जाम। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहती है फॉर ओकेजनल ऑनलाइन शॉपिंग एंड डाइनिंग आउट। वो ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती है और पैसे भी विड्रॉ नहीं करना चाहती है। सो शी ऑल्सो वांट्स टू कीप द फ्लेक्सिबिलिटी टू रीलोड द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू हर बैंक अकाउंट। बताइए कौन सा पीपीआई इसके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा? क्लोज सिस्टम पेमेंट, स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, फुल केवाईसी पीआईपी, या कुछ भी नहीं। कॉलेज स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा चाहिए नहीं उसको, फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी है, तो बेस्ट काइंड रहेगा स्मॉल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। ओके, the answer every small prepaid instrument, very very important, simple yet important। पीपीआई एक important टॉपिक है, चाहे सिंपल है बट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। विच कमिटी recommended the establishment of cooperative communication network for banking industry in India? First Rangarajan committee, second Rangarajan committee chaired by Shri T.N. Anantram Iyer, या फिर कमिटी चेयर्ड बाय श्री रघुराम राजन? द आंसर इज chaired by Shri T.N. Anant Ram Iyer ji। It is an important question। किस कौन सी इन्होंने सजेस्ट करी? इन्होंने रेकमेंड करी कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। कौन सी कमिटी ने रेकमेंड किया? श्री टी.एन. ए. अय्यर, अनंत राम अय्यर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31। It was in 1987। Question number 31. Which of the following is not an important objective of computerization in India? Customer services, reduction of manpower, decision making, productivity and profitability। Not पूछ रहा है, customer services है, decision making है, productivity and profitability है। जो नहीं है वो ये नहीं है। हम एजेंडा ये नहीं है कि हम कंप्यूटराइजेशन आ गया है तो हमें लोगों को हटा देना है। That's not the agenda। Yes, so therefore that's only the answer। In multi-user computer networking, computers are based on centralized processing concept। Various terminals are attached to central computer। सारा डेटा या इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल कंप्यूटर में रखा जाता है और बहुत सारे यूजर्स एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। यही सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 से रिलेट करते हुए बताएंगे गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। Question number 32। ये सारे सही है, ये सारे ही सही है मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। Let's go to question number 33। Which advanced technology does NPCI introduce for RuPay to ensure secure payment transaction without revealing sensitive information? Blockchain, tokenization, data encryption, या near field communication? Question number 23rd, sorry, question number 33, what should be the right answer here? बेसिकली कार्ड डिटेल्स नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक यूनिक टोकन बनेगा। यूनिक टोकन बनेगा कि किस में आया? एनपीसीआई के द्वारा आया। किसके लिए आया? रुपए के लिए आया। आंसर इज टोकनाइजेशन। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन जनरल। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन जनरल। ठीक है, टोकनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। Aadhar issued by IDAI is a 12-digit unique identification number that uses both demographic and biodata for deduplication। It is not verification, it is deduplication। तो आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। ओके, ई साइन
A service provided by eMudra allows Aadhar holders to digitally sign documents and is authenticated through Aadhar. E-KYC की e-sign क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या ये ई-साइन होगा क्या ई-KYC होगा? ई-KYC रहेगा, इट इज डी डुप्लीकेशन एंड ई-KYC। ठीक है, let's go to question number 35. Technology upgradation in banks enable various governance services जैसे कि 24/7 ATMs, global account access. It also plays a pivotal role in dash data and message transfer, application standards for EDI, email, data and message transfer. The EDI involves the exchange in dash such as fund transfer and forex information. Okay. Electronic data exchange involves exchange of structured business documentation with minimal manual intervention and is a standard for credit and debit clearing, intra-office and inter-office correspondence, global access, account access, and intra-office and inter-office correspondence. Question number 35. A wonderful question once again. देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2 बार हमारे को दिख रहा है ये यहाँ पर और हमारे को 2 बार दिख रहा है ये। देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी इनमें से कुछ सही होगा। मेरे हर केस में सही होगा, हर केस में ये फंडा नहीं चलने वाला। पर ध्यान से समझेंगे, जब हम इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉरेक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे को डेटा मैसेजिंग एंड डेटा ट्रांसफर चाहिए होगा। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके, और एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रहे कि पैसे जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं और आ रहे जा रहे हैं, इंटर ऑफिस या इंटर ऑफिस नहीं हो सकता। The answer would be A in here. Okay? Second question. So, question number 36. ABC Bank has recently adopted a new information technology solution to modernize its operations. The new system promises efficiency, security, and cost reduction. However, despite these upgrades, the bank is witnessing a decline in customer satisfaction. IT तो बढ़ा दिया but customer खुश नहीं है. Which of the following reasons could be primarily responsible for the drop in customer satisfaction? IT solution made by the bank's operations were more efficient, reducing the waiting time. अगर sufficient ये हो रहा होता तो customer satisfied रहते हैं. The new security protocol in place are complicated, causing difficulty for some customers to access. Yes, ये हो सकता है. This could be the reason. The bank saved operational costs due to IT and passed the savings to the customers. Lower fees में no. अगर ये हुआ तो फिर अगेन कस्टमर खुश रहता। The bank is able to offer more services online, reducing the need to customer to visit branches. Customer satisfied ना होने का ये reason नहीं हो सकता. The only reason that we are able to see as a prudent man is B. Yes. Let's go to question number 37. What was the primary objective of G. Gopal Krishna Committee commissioned by RBI to promote digital banking in rural areas, to regulate the fintech industry in India, to strengthen the resilience of banking sector against cyber threats and technology-related risks, or to facilitate introduction of blockchain technology in India? Of course, the answer is C. इन्होंने हमको 9 बातें हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following statement is incorrect? Regarding AA regulated by RBI, AA is account aggregator. Account aggregator store कर सकते हैं data for analytics purpose. AA operate करते हैं explicit consent पे ही, एकदम सही है. This is true. Financial information providers need to implement interfaces for consent, submission and authentication. यही सारे ही गलत हैं. क्वेश्चन नंबर 38. क्या रहेगा सही आंसर? सारे तो इनकरेक्ट नहीं, मैंने बता दिया सेकंड है.
जो FIPs है बेसिकली में बैंक्स को रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हें एक इंटरफेस बनाना चाहिए कंसेंट देने के लिए। हाँ, ये भी सही बात है। तो ओनली स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट इज दिस इजंट करेक्ट एंड दिस वोंट बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू RBI रेगुलेशन ए को अलाउड नहीं है टू स्टोर और यूज डेटा ऑफ पर्पसेस अदर देन शेयरिंग विद रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी। एनालिटिकल पर्पसेस के लिए रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ए इज कौन? अकाउंट एग्रीगेटर्स, NBFC भी रहते हैं। Okay, let's go to question number 39. The day NRLM, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana, aims to primarily focus to alleviate poverty, infrastructure development in rural areas, rural की बात हो रही है, universal basic income for rural households, promoting self-employment and organization of poor, providing high quality education. नहीं, एजुकेशन तो नहीं दे रहे हैं। इट इज बेसिकली प्रमोट करना चाह रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रहे हैं रूरल को। ओके, और किसने रिप्लेस किया DNRLM को? शहरी रोजगार योजना थी ये, जिसने NRLM रिप्लेस किया, ग्रामीण रोजगार योजना रिप्लेस किया NRL। शहरी वाले ने यू करा हम, और गांव वाले ने, ग्रामीण वाले ने आर किया रिप्लेस। ठीक है, अर्बन वाले ने शहरी किया रिप्लेस। मुद्रा loans under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डिजाइन to extend financial support to micro, small and medium enterprises. Actually, it is only micro and small enterprises. Mudra stands for dash. ये अपने आप में important है। And the loans are categorized as Shishu, Kishore and Tarun. Shishu is less than 50,000, 50,000 to 5 lakh is Kishore, 5 lakh to 10 lakh is Tarun, और 10 lakh से ऊपर मुद्रा में आता नहीं है। It is an agency, therefore authority तो सही आंसर है नहीं। एंड रीफाइनेंस है, इसका मतलब ये भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इज इट मिनिमम यूनिट्स? नो, इट इज माइक्रो यूनिट्स एंड देयरफॉर द आंसर इज सी। आप, मैं बोलकर, जब मैं सोच रही होती हूँ, मैं बोलती इसलिए ताकि आप भी सोच पाए वैसे ही, जैसे हम एग्जाम के लिए रेडी हो पाए। प्राइमरी रीजन क्या है SHG बनने का? ताकि इम्प्रूव किया जा सके पॉलिटिकल अवेयरनेस? नहीं। फैसिलिटेट किया जा सके कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन लार्ज स्केल वेंचर्स? नहीं। जनरेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, या एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि लोग की सेविंग्स पूल करी जा सके और एक माइक्रो क्रेडिट दिया जा सके? या दैट्स द रीजन। दिस इज यूनिट 50, सॉरी दिस इज यूनिट 41 ऑफ मॉड्यूल बी। XYZ एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जो बैकलैश मिल रहा है for its labor practices in developing countries. While the company is well known for its philanthropy and CSR activities, investigation ने हमको ये बताया है कि वो अपने workers को exploit कर रहे हैं overseas factories में। न्यूज जब आई तो ऑथेंटिसिटी, इस बात पे क्वेश्चन आने लगा कि एथिकल स्टैंड पॉइंट से या CSR क्लेम जो कर रहे हैं वो कितने सही हैं। अब आपके ओपिनियन में आपको बताना है कि एथिकल स्टैंडिंग क्या है XYZ कंपनी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोगों को वापस दे रहे हो आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग सो मेनी पीपल। दैट इजंट करेक्ट। यस, इट इज नॉट एथिकल। तो जो ऑप्शन यहाँ से हमारे सोच से तालमेल कर रहा होगा वो हम चूज कर लेंगे। XYZ remains ethical due to CSR activities and philanthropy? No. XYZ is not ethical because exploitation of workers negate any positive CSR activity? या आप बोल सकते हैं XYZ's ethicality can only be determined by evaluating profitability? No. XYZ is ethical if the practices are legal and aligned with industry norms? No. The only answer that seems fair is B. यस गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, आप ये टाइम अपना अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। Moving forward to unit 43. In organizational behavior, beliefs play a significant role in determining, क्या determine कर रहे हैं? Culture of the organization, financial performance of the organization, employee turnover, या organization का
कल्चर और एम्प्लॉय का टर्नओवर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ बिहेवियर इज नॉट प्लेइंग अ रोल। या transactions of internet banking excludes withdrawal of cash anywhere in India, statement of account for specified period, transfer of funds from one account to another, balance inquiry। एक्सक्लूड बोल रहा है, एक्सक्लूड हो जाए। ठीक है, चलिए। द coaxial cable consists of two insulated copper wire inner conductor held in a position of circular spaces, single copper wire, all of the above, none of the above। आंसर would be B। ठीक है, coaxial केबल कुछ इस तरीके से आपकी दिखती है ना। तो ये जो ये दिख रहा है ना, कंडक्टर पोजिशन में इनर कॉपर कंडक्टर, ये okay। Let's go to question number 46। Which of the following statement is true for e-payment system? e-payment system के लिए कौन सा statement सही है? e-payment system requires only messaging system? No। e-payment system requires physical exchange? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक का तो फिजिकल कैसे चाहिए अपन को? e-payment system में मैसेजिंग भी है और सेटलमेंट सिस्टम भी है। हाँ, ये हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट चाहिए भी नहीं है। So answer would be what? C is going to be the right answer। Yeah. Question number 47। In which of the following cases the bank doesn't need to follow the full customer identification process? जब NEFT delete के लिए कर रहे हैं by a walk-in customer of 50,000, जब आप प्रॉपर फैसिलिटी ले रहे हो, जब आप स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, जब आप एलसी खोल रहे हो। स्मॉल सेविंग में नहीं चाहिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोल रहे हैं सब। ठीक है, आधार सीडिंग वहां पे भी चाहिए। ठीक है, अंडर द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम एनी whistleblower can raise complaints to regarding corruption, misuse of office, criminal offense। compliance officer, banking ombudsman, chief vigilance officer या RBI? it is to RBI। it is to RBI। Okay, giving you a moment, I want you guys to read this। take some time to read this one, क्योंकि अब हमारे पास ये टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपको बोलूंगी बाद में रीड करिएगा। क्या बोल रहे हैं? जो भी प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर बातचीत हो रही है, RBI एक्ट 1934 या BR एक्ट 1949 और बहुत सारे एक्ट्स जो सिमिलर लाइंस में रिलेट करते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि ये डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक नेगेटिव कहानी है। अगर मिसयूज हो रहा है पोजीशन का, तो यस, आपको RBI के अंदर बतानी है बातचीत, कंप्लेन जो लो जो चाहिए RBI के पास पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिकल डिलेमा कब होता है? जब दो सही के बीच में आपको चूज करना है। There's a conflict between organizational and individual ethics. Individual ethics dominate organizational ethics. Ethical issues are frequently discussed in organization forum. Yeah, individuals are encouraged to discuss ethical issues। बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 सही आंसर क्या होगा? A होगा कि B होगा? Would it be A or would it be B? जब लोग जो काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रही है उनके बीच में तालमेल नहीं है, तो एथिकल डिलेमा या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। बट दोनों ही अपने आप में सही है उस सिचुएशन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द मॉक टेस्ट पेपर। ओके, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन UTR फॉर IMPS? आई थिंक यस्टरडे किसी ने मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा था UTR के बारे में, जब मैंने 22 डिजिट्स बताए थे। बट वो 22 डिजिट्स किसके किसके केस में थे? Have you guys seen my message? Um, let me see।
कहाँ पूछा था? आई थिंक इट वाज, आई एम नॉट श्योर कौन से ग्रुप पूछा गया था. इट वाज आस्क्ड मी one of the groups. Just check. Yeah. NEFT और RTGS में, NEFT और RTGS में it is 22. And when we are talking about IMPS, it is how many? It is 12. 12 digit it is. Okay. यहाँ पे एक करेक्शन कर देते हैं. UTR नंबर RTGS में 22 है, IMPS में 12 है, और NEFT में अपन के पास 16 है. ओके, इट इज एन अपडेट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. बाकी यहाँ पर दोबारा ये जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पे जो आया था, मैंने उसका आंसर महेश सर के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आस्ट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. 22, 16, 12 IMPS, NEFT, RTGS. ठीक है. चलिए मॉक टेस्ट पेपर शुरू करें. अभी गाइस अलाइन चालू किया जाए, मॉक टेस्ट पेपर प्रारंभ किया जाए. Okay, here's your question number 1 on your screen. Anirudh remitted money to purchase the shares of XY Public Limited Company. The bank bought shares in parts but failed before completing the rest of the purchase. What role did bank assume in the given situation? वो डेटर जैसे अज्यूम्ड है, ट्रस्टी जैसे अज्यूम्ड है, एजेंट जैसे अज्यूम्ड है, लेसर जैसे अज्यूम्ड है? बताएंगे गाइस. क्वेश्चन नंबर 1, योर मॉक टेस्ट पेपर विद 100 क्वेश्चंस. बोला गया था, ऐसे मान लिया था कस्टमर ने कि आप कर लोगे. बट आप कर नहीं पाए, वो अलग बात है. दैट यू फेल्ड. Now you were assumed to be a trustee. The answer to question number 1 would be what? Trustee, right? पेपर है दोस्तों कल आपका. क्या ये मुझे याद दिलाना पड़ेगा बार बार? So master, you can start from here because we have just started with mock test paper. जो पीछे का 1 घंटा रह गया है आपका, वो आप पोस्ट सेशन देख लीजिएगा. वो रिवीजन के लिए था. यहाँ से अब नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है. हम यहाँ से मॉक टेस्ट पेपर जस्ट अभी भी शुरू किया है. मास्टर. Okay, let's now go to question number 2. Which of the following process of money laundering? In the process of money laundering, which stage involves introducing the funds obtained from criminal activities into the legitimate financial system? Place, layer, integrate. Introduce कहाँ हो रहा होगा? Of course, introduction यहीं पर हो रहा होगा. Yeah, therefore, the answer to this question would be what? C, right? Question number 2. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आधे
नंबर के जनरली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर। देखो, सबसे पहले आप क्रिमिनल एक्टिविटीज वैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर लेयर कर रहे हैं, उन्हें ऐसे छुपा रहे हैं कि पता नहीं चल पाए, एंड अल्टीमेटली से पूरे सिस्टम के साथ मिला देंगे। ठीक है, question number 3, which of the following statements is correct about correspondent banking? The primary function of correspondent banking is holding deposit for other banks. Correspondent banks face varying anti-money laundering. The combating the finance of terrorism resides in different countries. करेक्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 1 और 2 तो अभी तक मुझे सही नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज प्राइमरली यूज फॉर लोकल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नो, इंटरनेशनली के लिए करते हैं आप। And it is crucial for international trade, travel, and tourism. Yeah, that's also correct. The only statement not correct is 2, and therefore the answer here would be D. Yes, question number 3. Let's go to question number 4. Bank of Paisa. A private sector bank is found to be non-compliant with its obligation as stipulated under PMLA and the PMLR. In the present case, what is the maximum monetary penalty that can be imposed by director of FIUIND against the Bank of Paisa? बताएंगे guys, what would be the right answer? Is it 10,000 per violation, 25,000 per violation, 1 lakh per violation, या 2,50,000 per violation? Okay. क्वेश्चन अगेन जो फैक्ट बेस्ड है और आपसे आधे नंबर का पूछा जा सकता है, हाफ मार्क का पूछा जा सकता है। आंसर here is question number 4. All those who want to try. One lakh, guys. It is 1 lakh. वन लाख पर वायलेशन जो FIUIND डायरेक्टर ऑफ FIUIND उस बैंक के अगेंस्ट लगा सकता है अगर आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस जो डायरेक्टर है FIUIND का कैन टेक एनी ऑफ द प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द बैंक, उसके एम्प्लॉयज के अगेंस्ट, उसके मैनेजर्स के अगेंस्ट या उसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी। एक तो रिटन वार्निंग दे सकता है, तो बोल सकता है रेमेडियल, ये तुमने गलत किया, इसे ठीक करो, और फिर रिपोर्ट एक्शन सबमिट करना है, द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन दिस, जो आप बोला गया है ठीक करने के लिए, या फिर पेनल्टी लगी जा सकती है मिनिमम 10,000 की और मैक्सिमम 1 लाख पर वायलेशन। मैक्सिमम पूछा हुआ है क्योंकि अगर यही मिनिमम पूछा होता, मिनिमम इज 10,000 पर वायलेशन, और यही मैक्सिमम पूछ लिया अगर जाता है आपसे तो बन जाएगा 1 लाख रुपीस पर वायलेशन। ये तो मिनिमम और मैक्सिमम पर के लिए इम्पोर्टेंट है, बात याद रखना। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, हो सकता है PEP आपको बोल दिया जाए एग्जाम में, यू शुड बी knowing the fact that we're talking about politically exposed person are individuals who are either member of political parties or are in immediate contact with political parties. क्या ये सही बात है? Is it what PEP is? देखो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो, एक ऐसे पर्सन हो जो फॉरेन कंट्री पर, या बेसिकली आप
एक ऐसी सीट पर बैठे हो, एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हो हमारी कंट्री के, ओके, हमारी कंट्री की एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हो जिसका जिसका फंक्शन है फॉरेन कंट्री के साथ काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी स्टेट के हेड हो, ठीक है, या एक सीनियर पॉलिटिशियन हो, या फिर मिलिट्री के ऑफिसर हो, ठीक है, बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्टी ऑफिशियल हो, लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके से सरकार के लिए, तो आप तब बनते हो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट, पार्टली ट्रू कुछ नहीं होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्यों एग्जाम में, सही बात है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो कौन है, those who are or have been entrusted with prominent मतलब इम्पोर्टेंट है, दिख रहे हैं, पब्लिक फंक्शन है किसी फॉरेन कंट्री में, जैसे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, कोई सीनियर पॉलिटिशियन है, कोई सीनियर गवर्नमेंट जुडिशियल मिलिट्री ऑफिसर है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है स्टेट और कॉर्पोरेशन का, कोई इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल है, तो आप इन केसेस में बनते हो पीईपी या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। या क्वेश्चन नंबर 6, कहीं पे आपको लगे मैम थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, कहीं पे आपको लगे कि मैम ये रिपीट कर दीजिए, ठीक है, या कहीं पे लगे कि मैम कॉन्फिडेंस आ रहा है कल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, तो मेरे साथ कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आपको स्क्रीन पर दिख रहा। Which of the following are the restrictions imposed on account of non-face-to-face customers utilizing OTP based e-KYC Aadhar? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से। ओके, चलिए, the aggregate balance of all customers deposit accounts should not exceed rupees 50,000. Is it 50,000? आपसे ट्रू ही पूछ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन पूछ रहे हैं कि इट्स नॉट 50,000 बट 1 लाख, रुपीज 1 लाख इट इज एंड नॉट 50,000, तो ये तो फॉल्स है। तो जहां यहाँ 1 है वो सही नहीं है, 1 यहाँ ही सही नहीं है, 1 यहाँ ही सही नहीं है, वहां से या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर इन ऑल डिपॉजिट अकाउंट टेकन टुगेदर शाल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। जो पैसे आ रहे हैं वो 1 लाख से ज्यादा नहीं, 2 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 लाख। ये स्टेटमेंट भी हो जाता है फॉल्स, तो जहां जहां 2 दे रखा है वो भी गलत है, तो हम बचते हैं 3 और 4 के साथ, तो ये सही आंसर होने चाहिए। लेट्स रीड देम। फॉर बोरोल अकाउंट only term loans shall be sanctioned. Okay. The aggregate amount of term loan sanctions should not exceed 60,000 in a year. Yeah, that's also true. तो जो सही statements हैं, yes, are only 3 and 4. Are we all aligned? जब हम ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी कर रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, जो क्रेडिट्स हुए हैं वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, सैंक्शनिंग जो है वो टर्म लोन की ही होगी, और टर्म लोन जो है वो 60,000 से ज्यादा नहीं होगा, अगर मैं एग्रीगेट अमाउंट बोलूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फंडा रिवाइज रिकैप मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कल के लिए कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। और यही अगर मैं डायरेक्टर्स पूछ लेती, ये तो मेंबर्स थे, यही अगर मैं डायरेक्टर पूछ लेती तो यहाँ पे मिनिमम 2 ही चाहिए होते हैं। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट की जगह हम पब्लिक के बारे में बात कर रहे होते, तो पब्लिक में अगर हम पब्लिक के बारे में बात कर रहे होते, हम हमें बात कर रहे थे पब्लिक में मिनिमम हमें 7 चाहिए, और मैक्सिमम हमें देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड हो सकते हैं। दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स, सर।
This is when we are talking about members. But let's say for example यही आपसे minimum directors पूछ लिए जाते, यहाँ पे अपन को चाहिए in case of a public company, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, मैक्सिमम here will become 200. Okay, let's go to question number 8. In which Indian state is a registration of partnership mandatory? Registration mandatory है गुजरात और महाराष्ट्र में। आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा, ठीक है। Let's go to question number 9. What's the minimum tenure for certificate of deposit? Certificate of deposit कितने समय के लिए मिनिमम इंट्रोड्यूस क्या नाम है दिया जा सकता है? ये क्वेश्चन जो है जितना पीपीबी का है उतना ही आईएफएस का भी, और आईएफएस में आप पढ़कर आए हैं इसके बारे में डिटेलिंग। The answer here is how many days? 7 days. Yes, 7 days से 1 year हो सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 1 साल से ऊपर नहीं जाता है। ये हमेशा याद रखिए, कैपिटल मार्केट ज्यादा समय के लिए जा सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, बट व्हेन यू आर मनी मार्केट इट इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज मेजरेबल। ये डिमेटेरियलाइज फॉर्म में ही रहता है, और मिनिमम जो अमाउंट यहाँ रहेगा वो रहेगा 5 लाख, ठीक है। डिस्टिंक्ट कैटेगरी हो सकता है, बट नेचर ऑफ is not in nature of other bank deposit but a distinct category. Okay, short term negotiable money market instrument like this. Question number 10 देखेंगे। In which of the following statement is not correct? Under foreign currency non-resident bank scheme आरडी आर नॉट एक्सेप्टेड। आरडी एक्सेप्ट नहीं होते हैं एफसीएनआरबी के अंदर। इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछेंगे। ये तो सही है, दिस इज ट्रू, और आपसे फॉल्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहां 1 है वो सही आंसर नहीं है। बोथ ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट। Now, in the event of foreclosure of an RD, the interest is paid without compounding for incomplete quarter. भैया आरडी होती ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर लगने से भी सही नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर बोल रहे हैं अगर इन जनरल, एफसीएनआर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन जनरल बोल रहे हैं आरडी का अगर फोरक्लोजर हो रहा है तो उसे उसमें इंटरेस्ट हम बिना कंपाउंडिंग के, जैसे मान लेते हैं वी आर इन द मंथ ऑफ लेट्स से जून, ठीक है। तो जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून, जून नहीं, हम जून में बोलते, हमने करा अगस्त में आरडी खत्म, तो क्वार्टर कहाँ से शुरू होएगा? फ्रॉम जुलाई अगस्त सितंबर। सेकेंड क्वार्टर हम यहाँ पे लेंगे ही, पिछले वाले क्वार्टर तक की आरडी करेंगे। इज ऑल्सो इज ट्रू स्टेटमेंट। इस वजह से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नीदर ऑफ द टू आर करेक्ट। आरडी एक्सेप्ट ही नहीं होती है एफसीएनआर में, एफसीएनआर बी में एक्चुअली। Okay, let's now move forward. Which of the following bank generates the return file for unpaid instruments? Presenting bank, paying bank, remitting bank, या कोई भी नहीं? I want you guys to participate, guys. Come on, बहुत अच्छे questions अभी आपको दिख रहे हैं। कौन जना जनरेट करता है रिटर्न फाइल अनपेड इंस्ट्रूमेंट्स की?
पेइंग बैंक ना जो पैसे देगा, जैसे मान लेते हैं मैंने चेक कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया है, तो जो मेरा बैंक होगा वही ना, ये बैंक कौन है, ये पे कर रहा होगा, सामने वाले बंदे का बैंक जिसको दिया होगा उसका बैंक जो होगा वो कलेक्टिंग बैंक रहेगा। सही बात है ना? इसलिए सही आंसर क्या होगा? B is going to be the right answer. Now you can read this one. Giving you 20 seconds. I want you guys to read this one. Please read. Take a moment, read this one. Okay? 8 बजे हम लेंगे 10 minutes break. 8 o'clock we are going to take 10 minutes break और फिर हम आगे बढ़ेंगे. Maybe we'll take 15 minutes break. डिनर करेंगे उस समय. Okay? And then we'll move forward. या 8 बजे की जगह ना लेट्स प्लान, अभी हम 11th क्वेश्चन पे हैं. 30 क्वेश्चंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे. 30 क्वेश्चंस करके डिनर लेंगे. ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, बट 30 क्वेश्चंस करने हैं. 11th क्वेश्चन पे 19 मोर क्वेश्चंस टू डू. पेइंग बैंक क्या से एक इमेज आती है क्लियरिंग हाउस से, अगर ट्रंकेटेड चेक के बारे में बात कर रहे हैं तो. ठीक है, विच इज डन ऑन द सेम डे पे ही हो जाता है. और यहाँ से भी सिमिलर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ आ सकता है. जो पेइंग बैंक है एक जनरेट करेगा रिटर्न फाइल अगर कोई है तो. प्रेजेंटिंग बैंक है फॉर हर एक चेक जो प्रेजेंटिंग बैंक या ब्रांच कैप्चर कर रहा है MyCR बैंक को, जो इमेज है चेक की या तो ब्रांच लेवल पे या सर्विस ब्रांच लेवल पर. जो डेटा है वो कंसोलिडेट होगा हर एक सिटी का या टाउन का या होल बैंक का, एंड द होल बैंक फाइल विल बी सेंट टू द रिस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस. Yes, banks also have the choice of hosting multiple data exchange models, जिसको हम मॉड्यूल्स वन DEM बोलते हैं. ग्रिड बेस्ड रहेगा. ग्रिड बेस्ड अपन के पास 3 है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Which cities host the clearing house for northern, western and southern grids? It is Delhi, Mumbai and Chennai. DMC. Therefore, the answer to this question is A. Are we all line, my dear bankers? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे. ओके, चलिए. Which section of Indian Contract Act defines general lien? It is section 171 of ICA 1872, and therefore the answer to question number 13 is 171. Okay. Set off is a right of a debtor. अब ये क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 नंबर का आ सकता है. Set off of the is the right of the debtor to take into account a debt owing to him by a creditor when paying a debt due from him to the creditor. ऐसे मैंने आपके 500 रुपए देने, आपने मेरे 800 रुपए देने, 300 रुपए देने के बाद को सेटल कर लो, इसे सेट ऑफ कर दो. बैंक के पास राइट है सेट ऑफ करने के लिए अगर उसके पास 2 अकाउंट है कस्टमर के, किसी में डेबिट किसी में क्रेडिट है. That is by adjusting the debit balance in one account with the credit balance in another account, as the bank customer relationship in two accounts is that of a creditor and debtor and creditor respectively. Sorry. क्रेडिटर एंड डेटर वहां होगा जहां पैसे डेबिट में होने होंगे, और डेटर एंड क्रेडिटर वहां होगा जहां पैसे क्रेडिट में हो रखे होंगे. बैंक ऑफ सक्सेस है जिसने रिसेंटली Bank of Success has returned certain checks drawn by Guri on his overdraft account because the drawing exceeds the limit. Guri contended that the Bank of Success in Mumbai ought to have honored the checks taken into account the deposit held in his account at US branch.
यूएस ब्रांच में अगर पैसे है सेट ऑफ तो कर ही लेते हो ना, तो यूएस ब्रांच में पैसे हैं, मुंबई में अगर मैंने को चेक दिया था तो तुम दे देते पेमेंट। बताइए क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है। 1 नंबर का नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आएगा 2 नंबर का, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। Okay, the fact that Guri had funds in US branch would entitle him to insist on the bank of successfully honoring his check at Mumbai in excess of overdraft limit. The fact that Guri had funds in US branch would not entitle him to insist on the bank of success honoring his check at Mumbai in excess of OD limit. The fact that Guri had funds in US branch would entitle him to insist on Bank of Success honoring in excess of OT limit only if permitted by bank manager. नहीं भैया जी कोई reason नहीं है. This is no reason. The fact that Guri had funds in US branch would entitle him to insist on Bank of Success honoring his checks at Mumbai in excess of OT limit only if permitted by SEBI. अरे भैया जी नहीं, ये भी रीजन नहीं है यहाँ पे। एंटाइटल्ड ही नहीं है, तुम्हारे यूएस वाले बैंक में पैसे रखे हैं, जो सेटिंग ऑफ होती है वो बैंक अपने लेवल पे करता है चेक, बिकॉज तुम ओडी लिमिट बढ़ा दोगे ऐसे नहीं चलेगा। द आंसर इज बी हियर। अ वंडरफुल क्वेश्चन। यहाँ पे एक केस स्टडी है। द केस स्टडी इज फ्रॉम मोहम्मद हुसैन साहिब वर्सेस चार्टर्ड बैंक मद्रास। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट होता है जो वर्सेस के बाद आता है, तो हमारे पास चार्टर्ड बैंक मद्रास इज द डिफेंडेंट एंड मोहम्मद हुसैन साहिब जो वर्सेस से पहले आता है वो प्लेंटिफ कहलाता है। मतलब जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है, जिसके ऊपर केस किया गया है वो डिफेंडेंट होता है। The defendant bank had returned certain checks drawn by plaintiff on his OD account because drawing exceeds the limit. तो जो हमने कहानी पढ़ी गुई की बैंक ऑफ सक्सेस के साथ, that is from the case law मोहम्मद हुसैन साहिब वर्सेस चार्टर्ड बैंक मद्रास। क्योंकि उसके कराची ब्रांच में पैसे थे, उन्होंने क्यों नहीं ऑनर किया चेक? दैट दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। ओके, इंसिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मजा आया आपको ये क्वेश्चन करके कि नहीं? वन ऑफ इट्स ओन काइंड। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15. What's the maximum permissible amount for each for cash payment in Indian rupees for foreign currency notes or traveler's check purchased from resident person? Is it US $1,000? Is it 1,500 USD, or is it 2,000 USD, or is it 3,000 USD? The answer is simple. It is 1,000 USD. From resident person. और अगर यही विजिटर या एनआरआई होता तो अमाउंट हो जाता 3,000 और इक्वलेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16. What is the maximum tenor? मैक्सिमम पूछ रहे हैं। SNRR बोले तो स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट। इसका मैक्सिमम टेनोर, मैक्सिमम समय क्या हो सकता है? The maximum time here could be, the minimum is what? You guys are going to tell me what is the minimum? Maximum to 7 years. Maximum time is 7 years. ठीक है, चलिए next question. What is the permitted markup on the reference rate for tenor of less than 3 years under FCNRB? Foreign currency non-resident accounts, bank scheme. Is it 150 basis point, 250 basis point, 300 basis point, or 350 basis point? The answer here is 250 basis point. Now, this is a fact that I want you guys to remember. It's a fact that all of you should remember. Okay? क्योंकि ये हम बोल रहे हैं लेस देन 3 years है, और यही अगर 3 years से ज्यादा हो जाता तो यहाँ लेस देन 3 years
250 basis, 3 to 5 years, 350 basis, 3 years तक हमारे पास 250 basis point है। ये अगर 3 to 5 years हो जाएगा तो ये 350 basis point हो जाएगा। ठीक है। Now, when did Foreign Currency Contribution Act 2010 FCRA replace Foreign Contribution Regulation Act 1973 76? बताएंगे guys, you guys have to answer भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। Come on, तुझे बताया थी 2011 में हुआ था, it is in 2011. Which date? Was it April या May? ये आपको डिसाइड कर बताएंगे मुझे। आंसर देना है, कोई भी दे सकते हैं ना, गलत होगा तो क्या होगा, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू ट्रेन योर ब्रेन मोर एफिशिएंटली कि भैया जी आंसर होना चाहिए, आंसर मैंने दिया है, हो सकता है सही आंसर दिया हो तो आपका ब्रेन कॉन्फिडेंट भी हो पाएगा। First of May 2011 it is. Okay. When should the bank report transaction related to foreign currency contribution to the central government? बैंक को कब रिपोर्ट करना चाहिए रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से बहुत हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाने के लिए ये होता है 48 घंटे के अंदर। 48 आवर्स इज व्हाट योर टाइम इज। आंसर इज 48 आवर्स। ओके। Question number 20. Which of the following products offered by bank provides for periodical disbursement of receipts? Receipts की periodical disbursement कौन बोल रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी जानी है, से हर महीने जानी, पीरियडिकल जानी, फिक्स फ्रीक्वेंसी पर जानी, कोई EMI होनी है, कोई यूटिलिटी बिल जाना है, कोई स्कूल की फीस जानी है, इट इज थ्रू NACH. It is all not auto sweeping, it is not cash collection, it is also not NEFT payment electronic system. ऑटो स्वीपिंग अगर मैं बोलती हूँ तो ये पूलिंग ऑफ फंड्स रहता है, डिजायर्ड लोकेशन, कैश कलेक्शन सर्विसेज, कस्टमाइज पिकअप से रिलेटेड है। NEFT पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बल्क डिस्बर्समेंट से रिलेटेड है। ठीक है। अगर मैं NACH बोल रही हूँ तो पीरियोडिकल डिस्बर्समेंट है। ओके। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस समय मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let's go to question number 21. In practice, an endorsement is made on the back of the check. This statement is endorsement या तो सेम साइड बैक पे हो सकती है या फिर एक पेपर अटैच करके भी हो सकती है। इन जनरल yes, that's a true statement. Good one. 0.5 मार्क की अगर आएगी, अगर आए तो हो सकता है सेपरेट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, स्लिप पे भी आ सकती है। वेरी गुड गोस्वामी जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज ए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22। एक सिमिलर क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, सेक्शन 89 के में हमने बातचीत करी है, बट अ लॉट ऑफ यू हैव जस्ट नाउ जॉइंड और थोड़ा सा ट्विगिंग्स है यहाँ पर, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन। Mr. Om, an account holder at PQR Bank, issued a check to Mr. Shiv for payment of rupees 50,000. However, the signature on the check was forged. Mr. Shiv presented the check to PQR Bank for payment and the bank debited Mr. Om's account with the amount.
Mr. Om later discovered the forgery and disputed the payment made by the bank. Which of the following statements accurately reflects the legal principles regarding forged signature on the check? Okay. The bank's authority to debit the account would only be valid if it can establish adoption or estoppel कि बैंक की तरफ से कुछ भी ड्यू डिलिजेंस के मतलब केयरलेसनेस से नहीं हुआ है, ड्यू डिलिजेंस के साथ काम हुई, अगर अगर ये बात फुलफिल कर दी जाए, ये बात साबित कर दी जाए तो बैंक को मिल जाएगी प्रोटेक्शन, ये बैंक तब वो डेबिट कर सकता है। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जहां जहां वन है वो सही हो सकता है, वन यहाँ है, वन यहाँ है, तो ना तो बी सही है ना तो सी सही है। ठीक है, if the draw signature on the check is for the bank is not entitled to debit the account holder's account, yes, this is how it is। अगर आपने फोर चेक है और आप तो वैसे तो आप पेमेंट नहीं करनी on the face of it if it is visible। Next, the bank can rely on section 89 of NI Act to protect its liability for signature। भाई साहब, प्रोटेक्शन मिलती है पेइंग बैंक को under section 85 and 89, but not in the case of forgery। The answer that's correct is 1 and 2। The answer would be A in here। Very, very good, Goswami ji, once again। वहां पास एक केस लो है, कैनरा बैंक वर्सेस कैनरा सेल्स कॉर्पोरेशन अदर। अगर मैं लीगल पॉइंट लाइन से बोलूं तो अगर फोर्ज है तो ये चेक इज नथिंग मोर देन नॉलिटी, बट हाँ अगर डेबिट किया है ऑन द बेसिस ऑफ अडॉप्शन और एस्टॉपल तो यस यू कैन गेट प्रोटेक्शन। Question number 23. What key factor led the bank's negligence in the case of Harding versus London Joint Stock Bank? यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था इस केस में, हार्डिंग वर्सेस लंदन के केस में मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था इंडिया में, क्या फॉलो किया जाता था बिफोर द केवाईसी गाइडलाइंस। जैसे मान लेते हैं कोई बैंक पे अकाउंट खुलाना है किसी को, ठीक है, तो कैसे करते थे, एक इनविटेशन किसी किसी का रेफरेंस दिया जाता था, ठीक है, और इंट्रोडक्शन वाज द एग्जैक्ट नेम, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मैं ऑलरेडी कस्टमर हूँ आपके बैंक की और किसी मेरे फ्रेंड को या किसी को अकाउंट खुलाना है तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, तो हो सकता है बैंक का कोई एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस किया जाए, इंट्रोड्यूस कराए। अब बट ये उस केस में तो वैलिड नहीं है ना जब नए ब्रांचेस खुल रहे हैं, नए ब्रांचेस खुल रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, अब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो है नहीं तो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस लेना होता है, कोई आसपास के लोग जो जिनकी गुडविल सही हो उन लोग से आपको रेफरेंस लेना होता है। अब यहाँ पर एक बंदे ने अकाउंट खुलाया और बोल दिया मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रेफर किया है, एक ऑफिस के लेटर पे दे दिया। अब बैंक ने यहाँ पे गलती क्या करी, इंक्वायरी नहीं करी, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, उस एम्प्लॉयर से पूछताछ नहीं करी कि बंदा जेन्युइन है या नहीं। तो यहाँ इस केस में बैंक ने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी, इस वजह से बैंक यहाँ पर लायबल हो गया। एंड देयरफॉर द आंसर हियर वुड बी वेरी वेरी गुड, आंसर वुड बी बी, फैंटास्टिक। Parth Prothim Goswami ji, the answer is failure to verify the authenticity of customers। और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इम्पोर्टेंट केस तो जरूर है। ठीक है, लेट्स नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 25। बैंक ऑफ करेंसी, a well-established bank received a crossed check from its customer Mr. Ghera payable to Bank of Money। The check is specifically crossed, मतलब उसी अकाउंट में ही, बैंक ऑफ मनी के अकाउंट में ही वैसे जाएंगे, टू द बैंक ऑफ सॉरी बैंक ऑफ करेंसी में ही जाएंगे, specifically crossed है, with instruction for collection। However, due to an oversight, the check is mistakenly credited to another customer's account। गलती किसकी, बैंक की, resulting in financial discrepancy। Now, बताइए क्या करेंगे, बैंक ऑफ करेंसी यहाँ पे लायबल नहीं होगी सिंस द चेक वाज क्रॉस्ड टू बैंक ऑफ करेंसी। भैया बट गलत बैंक में डाला है ना उन्होंने, जब गलत बैंक में डाल दिया है तो लायबल तो रहोगे आप, नॉट लायबल की तो कोई स्टोरी ही नहीं है। बैंक ऑफ करेंसी कुड बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस फॉर crediting the account to the wrong bank account without necessary inquiry, से ही हो सकता है। बैंक ऑफ करेंसी is liable for negligence only
इफ द चेक इज मार्क्ड एज नॉन नेगोशिएबल। भाई आपने किसी और के अकाउंट में पैसे डाल दिए, नॉन नेगोशिएबल की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही है। तो खाली बहुत एजेंसी तो है ही नहीं है, तो सही ही नहीं है। आंसर वुड बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Okay, let's now go to question number 25. Which of the following sections of NI Act lays down the criteria for payment in due course of cross check? Payment in due course generally section 10 है, but यहाँ पर क्रॉस चेक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन है 128, 128। वैसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत नहीं बनते हैं, बट बन सकते हैं इन चैप्टर्स के, इन टॉपिक्स के। ठीक है, so I hope this is all good. Let's go to question number 26. सेक्शन 85 और 89 देता है पेइंग बैंक को जब प्रोटेक्शन मिल रही है, जहाँ पे ऑल्ट्रेशन एपरेंट नहीं है, अगर चेक में कोई ऑल्ट्रेशन हुआ और बैंक ने अपनी तरफ से सब कुछ किया है बट फिर भी नहीं दिख रही है, तब मिलता है प्रोटेक्शन या फिर द पेमेंट in due course. In case of Tanjore Permanent Bank versus SR Rangachari, what was the central issue that Madras High Court addressed? The legality of cross check, the liability of the bank for dishonoring a check, protection sought by the bank under Section 89 of Negotiable Instrument Act for materially altered check, या द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। हमने बोला देखो ऐसा है कि अगर बैंक, एक चेक आया बैंक के पास, उस चेक पे बैंक ने अपनी तरफ से प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया और कुछ भी ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा नहीं लग रहा था, बैंक ने प्रूडेंटली काम किया, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया जी किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा था, wasn't apparent। इस वजह से बैंक ने पेमेंट कर दी कि बैंक ने यहाँ पे नेग्लिजेंस किया नहीं, बैंक ने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया बट उसके बावजूद नहीं पता चल पाया। तो ये बात हुई थी तंजोर परमानेंट बैंक वर्सेस SR रंगचरी में, और इस केस में बैंक को मिल जाता है प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम पेइंग बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। एंड लेट्स रीड द तंजोर परमानेंट बैंक वर्सेस SR रंगचरी। The Madras High Court ने डिसाइड किया that if the check was materially altered, okay, सेक्शन 89 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिल जाएगी प्रोटेक्शन। आर हैड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आर मतलब रंगचरी, with bank and requested the manager to advance him 16,000 on the debit of his account. The manager asked R to send him 3 blank checks. R did the same. Only one check was utilized. The other 2 checks were alleged to be filed by the accountant. अब खुद ही का अकाउंटेंट कर रहा है गड़बड़, बैंक का बंदा ही गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक की गलती है ना, तो क्या बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस केस में? अकाउंटेंट ने 76,000 का और 7600 और 4200 का चेक अपने नाम पे कर लिया। The name of 2 clerks were written as payees, पेई का जिसको पैसे मिलने वाले। In both checks alterations were apparent, दिख रहे थे और विजिबल थे, बट बैंक ने तभी भी पेमेंट कर दी। On R not clearing the OD in his account, the bank sued him. बैंक की गलती थी क्या यहाँ पे? बैंक was negligent, bank will be liable. Yes, this is what happened in Tanjore Permanent Bank versus SR Ramachari. R contended the 2 debit entries for 7,600 and 4,200 were made by bank wrongly.
As such, and he cannot be held liable. The court held since the material alteration on both the checks were visible. His Section 89 protection was like, no, since the drawer did not authenticate them, the payment made by the bank was not according to the apparent tenor of the instrument. इसलिए आप protection claim नहीं कर पाएंगे. आप protection claim नहीं कर पाएंगे. Cannot under Section 89 as a payment. Am I clear? Are we clear with Rangachari, Tanjore versus Rangachari? Drashti, hello, good evening. Okay, let's go to question number 27. हम question number 30 के बाद लेंगे guys 15 minutes का dinner break and then we will continue further. और जिन लोग ऑलरेडी डिनर कर चुके हैं या लेट ज्वाइन करे हैं, हमने स्टार्टिंग फॉर 1 hour 15 minutes समथिंग हमने करे हैं 1 hour 15 और या फिर 1.5 घंटे के लगभग हमने किए हैं 50 क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन. आप उन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. DDR वैलिड फॉर डैश मंथ्स एंड कैन बी रिवैलिडेटेड बाय इशूइंग ग्रांट्स 3 months. ठीक है. Now, which of the following legal case influenced the framing of model locker arrangement agreement by IBA? Again, एक केस लो जो हमें याद करना चाहिए. Question number 28. The answer here is अमिताभा दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. इस केस के अंतर्गत एक मॉडल लॉकर अग्रीमेंट बनाया गया बाय IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन. ओके, इट इज नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस रविकांत दास गुप्ता. इट इज नॉट UBI वर्सेस रविकांत दास. इट इज अमिताभ बच्चन से अमिताभ याद कर लो मॉडल. ठीक है, अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस UBI. इट इज नॉट अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा. ओके, बैंक ने अडॉप्ट किया था मॉडल लॉकर अग्रीमेंट जो कि IBA ने फ्रेम किया. It shall be in conformity with the directions of Honorable Supreme Court in matter of Amitabh Das Gupta versus UBI and others. There should be no unfair terms or conditions for the hirer. No terms more onerous than required. जो हायरर है उसके साथ अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग को नहीं खुलवाएंगे. ठीक है. This was question number 28. Let's go to question number 29. RCT was based on model of Rural Development and Self-Employment Training Institute of 1962. RCT एक important topic है. Rural Self-Employment Training Institute ये अंडर रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. यहाँ पे एक लीड बैंक होता है और बाकी सारे जो भी EBT इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर या DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लोग हैं वो इंडिविजुअल बैंक्स नेम कलेक्ट करते हैं और फिर ये लीड बैंक के पास आता है. स्टेट गवर्नमेंट है उससे इस लीड बैंक को इन्फॉर्मेशन मिलती है नोडल एजेंसी के थ्रू और ये लीड बैंक जो है वो इंडिविजुअल बैंक्स को पैसे देता है और बताता है कि ये बंदे के अकाउंट में पैसे जाएंगे और फिर आगे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, लेट्स गो टू. और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको अपार्ट फ्रॉम दिस पूछा जा सकता है वो ये है कि 30 से 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराता है 1 से 6 हफ्ते के इन फाइनेंशियल ईयर. अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे 3 स्टेटमेंट दे देंगे. ये 10 से 20 ट्रेनिंग कराता है 15 से 20 ट्रेनिंग कराता है. नहीं, 30 से 40 कराता है. 1 साल में कराता है और 1 से 6 हफ्ते कराता है. 2 से 5 महीने की ऐसे ऐसे नंबर चेंज करेंगे. डोंट डू दैट. इट इज 30 to 40 trainings for 1 to 6 weeks in a 1 financial year. ओके. और यहाँ पे एक बात और मैंने जो बोली थी वो मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ. इट इज टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD बोलते हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक. How are centers for financial literacy distributed across the country? For every village, for every town, for every district, for every block, it is for every district. ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे एक बार. और जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है फर्स्ट 50 क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा, है ना. एंड आई विल बी सीइंग यू एट इन 15 मिनट्स. ये बज रहे हैं 8 बज के ऑलमोस्ट 10 मिनट हो रहे हैं. हम मिलते हैं 8:25 पर. लेट्स टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद. ओके.
और सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप रोज द सेशन कंटेंट कंज्यूम कर पाए। और अगर आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो मैं आपके साथ एक और मॉक टेस्ट पेपर शेयर करूंगी ऑन टेलीग्राम ग्रुप itself, so that you will be able to practice if you are going for let's say second or third shift। फर्स्ट शिफ्ट वालों के बाद भी अगर टाइम वो मैनेज कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी देख के जाइएगा, क्योंकि अब हमारे पास इसके बाद 75 और क्वेश्चंस रह जाएंगे जो लगभग हम 1.5 घंटे में और खत्म कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे बाय 10 अपना सेशन रैप करने की। हम 6 बजे से सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Automita Das Gupta versus Barrow. Okay, guys, I'm here. चल रही है मेरी क्लास. Hi guys, I'm here. I'm sorry I'm late by few minutes. But I'm not well. And I'm somehow managing. चलिए आइए करेंगे आगे. Please cut me a slack here. Let's move forward. Question number 31. ये जो बेटे अब चाहिए लेकर बाहर. थोड़ा सा मुझे दे दीजिए. यहाँ मुझे खांसी हो रही है ना. लाइए मुझे. क्या? तो उसे रेजिन है ना. वाइट. Thank God. चलिए guys. Question number 31 on the screen. What action should a bank take upon receiving a garnishee order from a court or attachment order from income tax authorities? Bank should immediately stop debit operations. Yes. Bank should immediately stop credit operations. No. Bank should immediately transfer funds to another account. No. Of course, debit operations बंद कर देंगे, बाकी वैसे ही रहेंगे. और गार्निशी ऑर्डर में जो बाकी क्रेडिट हो रहे होंगे वो अकाउंटेबल नहीं रहेगा. बट इनकम टैक्स अथॉरिटी के थ्रू अगर अटैचमेंट ऑर्डर आया है तो वहां पर अगर कोई क्रेडिट अमाउंट भी आ रहा है तो वो भी अटैच हो जाएगा. ओके. Okay, master, very nice. Let's move to question number 32. Which of the following is the key commitment under BCBI code? बैंक्स कमिटी टू कस्टमर्स. हमारे पास दो कमिटी है, कस्टमर्स के लिए, एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है. बीसीबीआई कोड ही है ना. अब कस्टमर के लिए क्या है? टू डील क्विकली एंड सिंपैथेटिकली विद थिंग्स दैट गो रॉन्ग, टू अडैप्ट and practice non-discriminating policy. That's absolutely correct. Okay, यूट्यूब चला गया. एक मिनट दीजिए मुझे. To help customers to understand how banks' financial products and services work. Yes, so all of this is a part of customers committee, BCBI's Code of Banks Committee commitment to customers. Therefore, the answer is going to be what? Answer is all of the above. Yes. Let's go to हमारे पास इसके अलावा कौन कौन से हैं? फेयरली और रीजनेबली एक्ट करेंगे सारी डीलिंग्स में जो भी कस्टमर्स के साथ कर रहे होंगे. कस्टमर को क्या चाहिए वो भी ढंग से समझना चाहिए. कस्टमर्स को हेल्प करनी चाहिए कि वो अपना अकाउंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. क्विकली और सिंपैथेटिकली डील करेंगे अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है. सारे पर्सनल्स, ट्रीट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी कॉन्फिडेंशियली रहनी चाहिए, प्राइवेट रहनी चाहिए. जो कोड है उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो पब्लिसाइज कर दीजिए. और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आपको फॉलो करनी है. ये रहे 7 प्रिंसिपल्स जो बेसिकली बीसीबीआई कोड हम कस्टमर्स के एंगल देख रहे हैं. हमारे पास 2 कोड दिए गए हैं. वी शुड बी अवेयर अबाउट both of it. Yes. Now let's go to question number 30. If a matter cannot be resolved at branch level, it should be referred along with comments or suggestion to the regional or zonal office within 7 days. और वहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने रीजनल और जोनल वाले भी अपनी अपनी कहानी जो भी उसके कमेंट्स होंगे वो लिखकर हेड ऑफिस में भेज देंगे. बट वहां पे टाइम नहीं बताया हुआ, यहाँ पे 7 days बताए हुए हैं. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कंपनसेशन दैट वाज अवॉर्डेड अंडर इंटीग्रेटेड Integrated Ombudsman Scheme 2021 in relation to the loss of time, incurred expenses, harassment and mental anguish. देखिए, अगर जितना अमाउंट का लॉस हुआ है जो पता चल रहा है वो तो पूरा लिया जा सकता है, या 20 लाख, whichever is higher, whichever is lower, sorry, whichever is low. और अगर फर्दर कुछ मेंटल एंग्विश की बात कर रहे हैं, जो आपको डिस्कम्फर्ट हुआ है उसकी वजह से आप कंपनसेशन लग जा रहे हो, मैक्सिमम गैप है 1 लाख रुपए. इसलिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34 इज 1 lakh.
ठीक है, हमने बोला था कंपनसेशन जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो एक्चुअली है, उसमें तो कोई सीलिंग है ही नहीं। अगर कोई कंसिक्वेंशियल लॉस है तो जो एक्चुअल हुआ है या फिर सीलिंग जो है 20 लाख, विच एवर इज लोअर। और अगर कंपनसेशन हम लॉस ऑफ टाइम के लिए दे रहे हैं या कुछ हैरेसमेंट एक्सेट्रा के लिए, मेंटल एग्नी के लिए दे रहे हैं, तो मैक्सिमम 1 लाख रहेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से आपसे स्टेटमेंट 1 2 3 जो दे रखी है, 1 2 3 1 के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्शन पे कोई सीलिंग नहीं है, कंसिक्वेंशियल लॉस पे जो एक्चुअल है या फिर 20 लाख व्हाटसोएवर इज लोअर, और ये 20 लाख तो हाईएस्ट लेवल है, और मेंटल एग्नी के लिए मैक्सिमम 1 लाख मिल सकता है। Question number 34. The National Consumer Dispute Redressal Commission shall comprise the president and a minimum of 4 other members. नेशनल कमीशन में भी और स्टेट में भी 4 है, और डिस्ट्रिक्ट में 2 है, प्रेसिडेंट एंड 2। डिस्ट्रिक्ट में 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 अदर्स, जिसमें से एक वुमेन होनी जरूरी है। स्टेट में और नेशनल में एक प्रेसिडेंट रहेंगे और 4 अदर मेंबर्स, और इस सब में एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन ऑन योर्स। Ravi visited his friend Kashish, who is a doctor by profession. While having a casual discussion, Ravi tells Kashish that he has trouble eating and feel nauseous sometimes. Kashish did a checkup and prescribed some medicines. जैसे फ्रेंड्स हैं, कोई पैसे नहीं लिए हैं, विदाउट मनी, अगर कुछ कंसिडरेशन नहीं गया है तो आप कस्टमर नहीं बने हो। अगर आप कस्टमर नहीं बने तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या रिपील 2019 आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप कस्टमर की डेफिनेशन में ही नहीं हो। The next day, Ravi called Kashish, who couldn't pick up the call as he was busy in the hospital. Ravi visited Arsh, a renowned doctor in the city, who informed Ravi that he is suffering from a critical disease and the medicines prescribed by Kashish will not be work in his case. Ravi filed a suit against Kashish under the CPA 2019। कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि फीस नहीं दी, आप कस्टमर ही नहीं है। तो ऐसे मान लेते हैं कोई आपने सरकारी कोई कैंप लगा हुआ था, कोई केंद्र चल रहा है जहाँ आपने कोई पेमेंट नहीं करी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पेमेंट नहीं करी और उन्होंने आपकी लेफ्ट लेग की जगह राइट लेग का ऑपरेशन कर दिया, वहाँ पे यस मेडिकल एक्ट एक्सेट्रा के अंदर आप रिलीफ ले सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको मदद नहीं करेगा। बट यही बात अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करी होती जहाँ आपने पैसे दिए थे तो आप हो जाओगे। अब कुछ लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे हमने अभी पैसे नहीं दिए बट हमने इनकम टैक्स तो दिया है ना। देखिए पहली बात तो जो पॉसिबिलिटी कम है कि जो इनकम टैक्स दे रहे होंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसी बात 100% केसेस में नहीं है। ऐसे एम्स इज ऑल्सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड लॉट ऑफ अस गो देयर। बट अगर मैं जनरल भी बोलती हूँ, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, इनकम टैक्स इज समथिंग डिफरेंट, और जब हम पेमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को, वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे नहीं दिए गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो सूट तो नहीं फाइल कर पाएगा, इसलिए आंसर इसलिए। ठीक है, तो रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप सामान खरीद रहे हो आगे बेचने के लिए तो आप कस्टमर की डेफिनेशन में आते नहीं, कंज्यूमर की डेफिनेशन नहीं आते, इसलिए आप सीपीए में यू आर नॉट समबडी हु विल बी एबल टू फाइल अ केस। कमर्शियल पर्पज के लिए ले रहे हो तो भी नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर पर्सनल सर्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन ऑल्सो थिंग्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 37। गाइस यहाँ तक किसी का कोई शक, कोई सवाल तो मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 और चल रहे हैं। Which of the following law was replaced upon the enactment of RTI 2005? Freedom of Information Act को हटा दिया गया था और रिपील हो गया था।
और पब्लिक अथॉरिटी। Okay, let's now go to question number 38. The RTI Act 2005 was enacted with an intent to provide setting out a practical regime to get information under the control of public authority. हर एक citizen of India ले सकता है और कोई reason भी नहीं देना होगा आपको RTI से कुछ information चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बेटर हो सके हर एक पब्लिक अथॉरिटी की। ठीक है, नाउ कैन मिस्टर जैकब a tourist is he a citizen of India? No. Can he ask some information? No. यहीं पे बात नो है, आपका ब्रेन नो दे चुका है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। Tourist from country X was who arrived in India on 1st of August 2023 and stayed here for 3 months. आपको रेसिडेंट होने के लिए भी कम से कम 182 days इंडिया में स्पेंड करने पड़ेंगे, बट सिटीजन तो नहीं है। obtain information he seeks to about the Lok Sabha through RTI application। भाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 6 महीने नहीं भाई, आप सिटीजन नहीं हो, सिटीजन नहीं हो, दैट्स द रीजन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। समझ में आई? बहुत अच्छा, उम्दा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में। Question number 39. Where the responsibility is not with the bank or the customer but elsewhere in the system, and where there is delay of 5 working days after receiving the bank's communication and notifying the bank of an unauthorized transaction, what shall be the maximum per transaction liability of the customer in case of current account of micro, small and medium enterprises? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है 2000, 5000, 10,000 की 25,000। मैक्सिमम अगर 5 वर्किंग डे का डिले है। देखो 4 to 7 वर्किंग डेज के बारे में हमारे कंटेंट में हमें समझाया गया है। 4 to 7 वर्किंग डेज का अगर डिले हो रहा है तो जो मैक्सिमम जा सकता है एक एमएसएमई के लिए वो है ₹10,000। और 5 दिन जो है 4 to 7 के बीच में ही आ रहा है, तो आंसर होने वाला है सी टू दिस क्वेश्चन। ओके, और जरूरी नहीं खाली करंट हो, इट कुड बी कैश क्रेडिट, इट कुड बी ओवरड्राफ्ट अकाउंट आल्सो, सो इट इज यस वंस अगेन। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। Mr. Gupta, a bank customer, noticed an unexpected debit of ₹5,000 from his savings account. पैसे कट गए हैं after an ATM withdrawal. Concerned about the wrongful debit, he promptly filed a complaint with his bank regarding unauthorized transaction. अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को माना जाए तो how long does the card issuing bank have to resolve Mr. Gupta's complaint regarding the wrongful ATM debit, and what was the compensation he shall be receiving अगर इतने दिनों से आगे बढ़ जाए तो सबसे पहले तो हमें समझ आना चाहिए टाइम इज T+5। तो या तो ये आंसर सही है ना, या तो ये, इसका मतलब ना तो ये सही है, T+3 इज नॉट राइट, ना ये नहीं। अब is it 50 per day or 100 per day? It is 100 per day, and therefore the answer to this question is B। इतना आसान क्वेश्चन और ये आपको 1 नंबर दे जाएगा। हर एक आधा नंबर, हर एक नंबर, हर एक 2 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस 50 नंबर पर पहुंचने की। Very important topic. Okay, let's go to question number 41. Which of the following statement or statements is correct regarding the principles of lending that banks generally follow? Liquidity refers to the ability of the asset to be converted into cash without a significant loss of value. Okay. Safety means the borrower has the ability to repay the loan as per the agreement without any likelihood of default. Without any likelihood of the default. Okay. Probability in lending refers to banks' aim to make interest on the loan as low as probability and profitability. इंटरेस्ट लोन अगर हम कम से कम कर देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं है, हमें नजर में आ रही है क्या? बोलिए, ये तो सही नहीं है। जहाँ जहाँ 3 है वो सही नहीं है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, दोनों तो सही नहीं है।
ओके नाउ ये पढ़ लेते हैं, या तो 1 और 2 सही है या 3 और 4 से है, 3 यहाँ पर भी लिख रहा है तो आंसर ये होना चाहिए, फिर भी पढ़ लेते। Diversification in lending means spreading the loan portfolio over different types of products and services. Different products and services नहीं, different industry में हमको spread करना है। तो करेक्ट तो फर्स्ट टू ही है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी different types of borrowers, industries, geographical location होना चाहिए, not different types of products and services. डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम इंटरेस्ट कम करते तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, या खर्चा कम होगा तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे। यस, फर्स्ट टू सही है, फर्स्ट टू आर करेक्ट। Any questions, any doubts, ask me guys, okay? Question number 42 is where I take you to. A company has approached Trust Bank for fund-based working capital facility to manage its daily operations and short-term needs. Bank has proposed various facilities to suit the company's requirement. Which of the following options best describes the most common type of fund-based working capital facility provided by the bank to other organizations? Term loan with fixed interest rate. शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, टर्म लोन वोंट बी द बेस्ट वे गाइस, राइट। ओडी फैसिलिटी विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन यूटिलाइज अमाउंट, मतलब ओडी जैसे मैंने तो ओवरड्राफ्ट हमने आपको दे दिया 1 करोड़ का, बट जितना आप यूज करोगे उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट देंगे। आपने 1 लाख यूज किया तो 1, 10 किया तो 10, दैट सीम्स फेयर। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट विद प्री डिसाइडेड मैच्योरिटी डेट्स, अगेन इट इज नॉट शॉर्ट टर्म इन जनरल सर्कमस्टांसेस, लॉन्ग टर्म है। तो अगर हमने ढंग से क्वेश्चन भी पढ़ लिया, हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट नहीं भी जानते थे इस चैप्टर का, जो कि यूनिट 22-23 से रिलेट करता है मॉड्यूल के, बट स्टिल वी विल बी एबल टू चूज द राइट आंसर, दैट्स बी, अगर हमने ढंग से क्वेश्चन को माइंडफुली पढ़ा है तो। यस, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, रिपीटेड है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 43. A customer has approached Equity Bank for an advance against shares that he holds in a well-established company. The bank is considering his application and assessing the terms under which the advance will be granted. Which of the following factors is most critical for bank to consider while granting an advance against shares? The reputation of customer's employer, the market value and the liquidity of shares against which the advance is sought, okay? The customer's educational qualification, the number of social media followers the customer has, और जिस कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, ऐसे हमें कोलैटरल वो लेना है, नॉट समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू द कस्टमर बट समथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, समथिंग दैट हैज वैल्यू। अब उस कंपनी का शेयर देखो कितने का है, अब 20 लाख से ऊपर नहीं जाता है शेयर के अगेंस्ट, ठीक है। ये आंसर वुड बी बी। जब आप लोन दे रहे हैं शेयर्स के अगेंस्ट, प्राइमरी कंसर्न है मार्केट वैल्यू और लिक्विडिटी, तो ये दोनों ही बातों को ध्यान देगा बैंक जब लोन दे रहा होगा शेयर के अगेंस्ट। दोनों ही फैक्टर्स इसलिए आप डिटरमाइन कर सकते हो ताकि आप अपना एडवांस रिकवर कर पाए। मार्केट वैल्यू है वो कैलकुलेट करी जाती है, दैट कैन बी एडवांस। लेट्स से मार्केट वैल्यू है 20 लाख की, तो ऑफकोर्स आप उसके 20% ज्यादा आप लोग नहीं देंगे। वाइल लिक्विडिटी रेफर्स टू कि आप शेयर्स जो है मार्केट में आराम से बेच पाएंगे या नहीं। Let's go to question number 44. Fill in the blanks with the given statements. Equity securities represent a dash company. Ownership देती है, liability नहीं होती है, इन दोनों में से कोई एक है, ये आंसर होगी आपका। Debt securities are obliged to pay debt. Debt securities पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, इंटरेस्ट देती है। आप आंसर चूज कर चुके हैं, आंसर इज सी, बट स्टिल वी विल रीड द वैल्यू। सो फिर वैसे तो दोनों में इक्विटी और डेट है, तो आंसर यही होना चाहिए, पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, दैट्स आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 44 का। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप एग्जाम में दे पाएंगे, क्या बोलते हो? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप कर पाएंगे? The contract of agency is a legal agreement where one person, that's the agent, is authorized by another person, that's the principal, to act in their behalf in business or legal matters.
Which of the following statement best describes the key features of the contract of agency? An agent can enter into a contract with even if the principal is not competent to the contract. Principal competent नहीं है, agent competent नहीं है. Agent contract तो on behalf of principal ही आते हो ना आप. ये तो statement सही नहीं है. An agent is personally liable for all the contracts that enters with a third party. No, that's also not correct. Personally liable नहीं होता है agent. Okay, next question. An agent, a contract of agency must always be in written form. ये भी जरूरी नहीं है legally binding होने के लिए. The principal is bound by the act of agent performed within the scope of the authority conferred by the principal. जो principal ने जितनी authority agent को दे रखी है, जितना उस authority में दे agent ने कुछ काम किया तो principal उसके लिए 100% liable. That's absolutely correct. And therefore that's the right answer. Question number 45D is the right answer. Yeah, let's go to question number 46. A large corporation has taken a significant loan, एक बड़ा amount लिया है loan का from capital bank and has created a charge on its property as security for loan. तो collateral है property. The bank is now in the process of registering the charge with the appropriate authorities. Which of the following options correctly identifies the primary reason for registration of charges in this context? Okay. To provide detailed information to the shareholder about the company's debt, to ensure the legal validity and enforceability. Okay. To validate the market value or to prepare immediate sale. नहीं भाई साहब देखो ऐसा है जब हम रजिस्टर करा लेते हैं what's the process of registry सरसई के अंदर या whatsoever जो आपने कोलैटरल लिया उसको हम रजिस्टर इसलिए कराते हैं एज अ बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसके बारे में और बातें आप पढ़ेंगे जब आप CIB में BRBL पढ़ेंगे तो. ताकि लेट्स से एक प्रॉपर्टी है 10 लाख की, ठीक है. एक बंदे ने सेम प्रॉपर्टी पे बैंक 1 से बैंक 2 से बैंक 3 से बैंक 4 से लोन ले लिया. अब और फिर डिफॉल्ट कर दिया. 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 40 लाख का लोन ले रखा है, भग गया. फिर क्या करोगे आप? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट. कौन लेगा, कौन पैसे लेगा? बट अगर चार्ज क्रिएट कर रखा है बैंक 1 ने तो बैंक 2 को पता है जब वो उस प्रॉपर्टी को देखेगा इस पे तो ऑलरेडी लोन चल रहा है. लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 20 लाख का लोन लिया तो 80 लाख का लोन अभी और लिया जा सकता है. तो बैंक को चार्ज क्रिएट करेगा, वरना नहीं लेगा, वो उसे कोलैटरल के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा. यहाँ पे लीगल वैलिडिटी इंश्योर करते हुए ताकि चार्ज जो है एनफोर्सिबल रहे थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, इसलिए चार्ज क्रिएट किया जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और यहाँ पे लेट्स से आपने चार्ज पहले रजिस्टर कराया था, बाद में सरकार या कोई ग्राउंडेड भी आ गया तो उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी. जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया था उसको ही पहले रिलीफ मिलेगा जस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स और थिंग्स गो इन अ नेगेटिव डायरेक्शन. ओके. Demand promissory note is a legal financial instrument that contains an unconditional promise. अभी क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट ने किसी वन ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप में पूछा हुआ है. जब भी मैं अनकंडीशनल प्रॉमिस बोल रही हूँ ना, अनकंडीशनल प्रॉमिस बोल रही हूँ तो मैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करूँ. जब भी मैं डायरेक्शन बोल रही हूँ या अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बोल रही हूँ तभी भी मैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करूँ. बट जब भी मैं दिशा दिखा रही हूँ तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रही हूँ. और चेक भी एक तरीका बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, ठीक है. अंडरटेक किया अनकंडीशनल प्रॉमिस, बाद मेकर टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू द पे कौन है जिसने पैसे मिलने हैं. Unlike a term promissory note, a demand promissory note is payable on demand, on specific maturity date, in a series of scheduled payment on demand of payee or at side. At side भी बोलते हैं demand को, ठीक है. आंसर क्या होगा? That's the right answer. Exclusive foreign currency? No. The answer would be C. किसी का कोई शक, कोई सवाल, एनीबडी एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क तो पूछिएगा, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं. Secure Bank has approved a business loan for a manufacturing firm and the next step is to complete the documentation procedure. The bank loan officer is tasked
with ensuring that all necessary documents are in place. Which of the following options best describe the primary purpose of documentation? यूनिट 27 से क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन से ऊपर आपसे यूनिट 27 क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा किसी विशिष्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following options best describe the primary purpose of documentation procedure in the loan approval process? To establish the bank's marketing strategy for promoting the loan, to verify the customer's social status and media presence, to create a legal and formal record of loan agreement terms and condition, okay, to determine the daily operational procedure. No, the answer would be simple. 48 का simple answer है C. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, okay. Arrange the following steps involved in the assessment of loans by commercial bank in chronological order. ठीक है, ठीक है जी. Final approval, I think, would be the last step. That's the fifth statement. और फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए कि आप यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए। तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में दिख रहा है वो 6 दिख रहा है ना। तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे लोन एप्लीकेशन को, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि 6 नहीं है तो ये सही आंसर नहीं है। अब क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन है तो सेकंड नंबर पे 2 होगा या 1 होगा या 4 होगा। 2 क्या है, आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया, सबमिशन हो गया लोन एप्लीकेशन का, ठीक है। ये आपका लास्ट रहेगा, 6 नंबर पे रहेगा, फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सेकंड नंबर पे है तो सेकंड रहेगा या फोर्थ रहेगा या फर्स्ट रहेगा। प्रिपरेशन एंड सबमिशन हो गया। आप क्रेडिट स्कोर देखोगे, इवैल्यूएट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या साइट विजिट करोगे, सॉरी या चेक करोगे क्रेडिट हिस्ट्री चेक करोगे गाइस, ठीक है। फिर क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर क्रेडिट स्कोर देखोगे, फिर साइट विजिट और वेरिफिकेशन करोगे और फिर अल्टीमेटली लोन अप्रूव होगा। तो आंसर शुड बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 49, आंसर इज बी। आपने नहीं भी पढ़ रखा है ना, ऐसे तो इतना कंसेप्ट में दिया हुआ भी नहीं जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर, ओके। Question number 50. A medium-sized manufacturing company has approached Solid Bank for a term loan to finance the expansion of its production capacity. The bank's credit analyst is reviewing various factors to assess the eligibility and amount of term loan. आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे आप लोग का मैसेज नहीं दिख रहे हैं। हेलो हेलो। Loan to finance expansion of production facility. The bank's credit analyst is reviewing various factors to assess the eligibility and the amount of term. Which of the following options correctly identifies the primary factors that the bank will consider? जब आप assess कर रहे हैं term loan को as a bank, तो आप क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या primary factors को consider करेंगे? The current stock price of the company in the stock market. मीडियम साइज फॉर्म है तो इससे तो कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। द रीपेमेंट कैपेसिटी कंपनी बेस्ड ऑन कैश फ्लो प्रोजेक्शन एंड एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज, ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। द सोशल मीडिया प्रेजेंस, नो भाई साहब। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दैट्स आल्सो नॉट द क्राइटेरिया। द बेस्ट फैक्टर वुड बी बी, या रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं बंदे की, लोन लेने लग रहा है, वापस दे भी पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ फायदा नहीं है, okay. Next, go to question number 51. 50 more questions to go, guys. We'll try to wrap up our session by 10 p.m. Okay. NPA are loans or advances for which the principal or interest payment has remained overdue for a certain period. In the context of income recognition and provision related to NPAs, which of the following statement is known? क्योंकि यहाँ पे हम asset classification and income recognition IRAC and provisioning norms आ गया था NPA यूनिट 30 यूनिट 28 के अंदर, यस। यहाँ पे इंटरेस्ट और NPA recognized as income and provisions are made only for principal amount. Interest on NPA is accrued and recognized as income when it actually is realized. Interest on NPA is recognized as income from either IO, you know,
कैपिटलाइज कर दोगे, नहीं भैया ये अक्रू ही रहता है। इंटरेस्ट अक्रू तब होता है, इनकम तभी बनती है जब जब पैसे एक्चुअली में रिसीव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इनकम रेकग्निशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनपीएस अडहेयर्स फॉलो क्या करता है कि पैसे जब तक नहीं आए हैं, रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि पैसे आ जाएंगे, तब तक आप उसे नहीं चढ़ाएंगे अपनी किताबों में। अगर एनपीए है, इंटरेस्ट रिकग्नाइज नहीं हुआ है, तब जब तक पैसे एक्चुअली रिसीव नहीं होंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस बोलती हैं एनपीए से दैट इट ओनली बी रियलाइज्ड रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्रोथ बैंक हैज प्रोवाइडेड वेरियस लोन्स एंड एडवांसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स, कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। टर्म लोन है 10 लाख का, ओडी फैसिलिटी है 3 लाख की, कैश क्रेडिट है 2 लाख का, 1 लाख का बिल डिस्काउंटेड है, अनअर्न्ड इनकम है। इनकम अभी अर्न नहीं हुआ, अक्रूड नहीं लेते हैं, अक्रूड लेंगे बट एक्चुअल बेसिस पे लेंगे, है ना, 50,000 ये नहीं आएगा। नहीं तो हम लोन के बारे में बात कर रहे हैं, इनकम के बारे में तो बात तो कर ही नहीं रहे, तो इसको लेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। 10+3 13, 2 15, 1 16, 16 आंसर है। क्या निकालना है आपको? क्रॉस एडवांस निकालना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इतना आसान क्वेश्चन अगर ये 1 नंबर में आ जाए तो उसके चांदी नहीं है, मजे ही मजे, मजे ही मजे। सही बात है। ये आगे बढ़ते हैं। Fill in the blank in the given statement. NPA stands for a dash. नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएशन तो है नहीं, तो ना तो ये आंसर है, ना तो ये है, ना ए है या फिर सी है। ये तो इनके लिए 90 डेज के लिए है। जैसे पढ़ते ही सी विल बी द राइट आंसर, बट पढ़ लेते हैं। Representing loans advances for which the principal or interest is not paid within 90 days. Effective NPA management requires a robust risk management system to identify, monitor, and mitigate risk, and granular data in NPA management provides detailed insights into individual loans, aiding and helping in precise risk assessment and control. The best answer that suit is C. Yeah, guys. Hello. Question number 54. चलिए आगे बढ़ते हैं। The Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993 was enacted to expedite, मतलब fast करना था, adjudication and recovery of debt due to banks and financial institutions. Under this act, specialized tribunals known as DRTs, Debt Recovery Tribunals, were established. इसलिए आंसर होने वाला है ए। हम बाकी ऑप्शंस नहीं भी पढ़ेंगे तो नीचे हो जाएगा। अब इस एक्ट के अंदर 20 लाख से ऊपर की हुए जो लोन्स हैं या डिफॉल्टेड लोन्स हैं वो जाते हैं डीआरटी के अंदर, 20 लाख से नीचे वाले सिविल कोर्ट में ही जाते हैं। बट जैसे ही हम सरफेसी में चले जाते हैं डीआरटी के पास, वहां पे 1 लाख से डिफॉल्ट वाले लोग भी जाते हैं। ठीक है, ये मैंने 29 में पढ़ा है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 55। इन द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बैंकरप्शिया, यहाँ पे मैं कल की वाला भी ले सकते थे ना, कौन सा था, काशी का ऊपर वाला कौन सा था, भूल गए नाम, सुप्रीम, हाँ। चलिए, a manufacturing company named Steel Co. is facing severe financial distress and is unable to pay its creditors. The creditors, fearing a loss of their investment, and are considering invoking the provisions of IBC to recover their dues. IBC, okay, which of the following options best represents the key features or principles of insolvency and bankruptcy code as applied in the case of Steel Co. IBC allows creditors to seize all assets without any legal process. IBC mandates the seal company management should continue without any intervention if the company is undergoing insolvency proceedings, so to ensure no disruption in operations. The IBC provide a time-bound process for insolvency resolution, allowing either the revival of the company or swift liquidation. That's the best option that we are able to see as of now. या तो कंपनी को चला लेंगे
ऐसे हमने रुचि सोया पतंजलि के साथ मिल गए थे, इट वॉज अंडर आईबीसी ओनली ना, कि कंपनी वापस अभी सिक है या बीमारी, मतलब इसका ही डेथ ही होने वाली है, अगर बीमार है तो ठीक किया जा सकता है दवाई देने से या किसी और तरीके से। 1 रुपए में 95 पैसे कर देने को कोई रेडी है तो कर दो ना, क्यों बंद कर रहे हो उसका? ग्रेटेस्ट आपके घर मतलब IBC permits only the largest creditor to initiate IBC. That's not correct. Debtor खुद भी, मतलब जो कॉर्पोरेट है पर उसको लग रहा है उससे नहीं हो रहा मैनेज, तो एग्जिट रूट भी मिलती थ्रू IBC। आंसर जो बेस्ट है वो सी है। ठीक है, let's go to question number 56. A contract of indemnity is a contract where one party promises to another to other from loss caused by the conduct of either the promiser himself, ये indemnifier है, और by the conduct of any other person। जो वादा कर रहा है जो वो promiser है वो indemnifier, जिससे वादा किया जा रहा है वो promisee है, या उसे indemnified है indemnity holder भी कहते हैं। Okay, it typically involves a dash who agrees to indemnify, ये promiser लगता है, or compensate the promisee for any specified or ascertainable loss. The answer is going to be A. Here it is not beneficiary, an insurer, it is not an agent in principle, it is also not a seller or a buyer. ओके, यूनिट 30 से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यूनिट 30 से आप आधे से 2 नंबर का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर का चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, चलिए। Arun, a merchant enters into a contract with Suresh, एक shipping agent है, to transport a consignment of electronics. To mitigate the risk of loss, Arun enters into a contract of indemnity with an insurance company. The agreement states that the insurance company will compensate Arun for any loss or damage to the goods during the transit. During transportation, the consignment is damaged due to sudden storm. Arun files a complaint with the insurance company. The insurance company reviews the contract of indemnity and other related. Which of the following options correctly identifies the legal aspect concerning the enforceability of the contract of indemnity in this scenario? ये enforceable नहीं है क्योंकि illegal है भाई, हम इसमें illegality का क्या सवाल है, sudden storm आ गया है तो enforceable है only if सुरेश का है। The shipping agent is found negligent. That's also not correct. The contract is enforceable क्योंकि valid contract of indemnity है, सारे essentials of a valid contract is fulfill करना है, और मैंने बहुत अच्छे से यूनिट 25-26 में आपको essentials of valid contract पढ़ाया है, जबकि आपकी किताब में दिए हुए भी नहीं है, तो समरी नोट्स को जरूर रेफर कीजिएगा यूनिट 24-25-26 में। ठीक है, यही आंसर होने वाला है। The contract is not enforceable, भैया enforceable है, आपने वादा किया निभाना पड़ेगा। ठीक है, Future Tech company enters into contract with Construct Corp for construction of a new manufacturing facility. आप लोग मेरे साथ हैं, सो गए, क्या कर रहे हैं? Guys, hello. Future Tech Incorporation enters into contract with Construct Corp for construction of a new manufacturing facility. To ensure the performance of the contract, Construct Corp provides Future Tech Incorporation with a bank guarantee from Stable Bank. बैंक गारंटी कहाँ से मिली है? कंस्ट्रक्ट कॉर्प हो गया एप्लीकेंट, ठीक है, और फ्यूचर टेक इनकॉर्पोरेशन हो गया बेनिफिशियरी। एप्लीकेंट बोल सकते हैं या ही इज बेसिकली द प्रिंसिपल डेटर, और गारंटर कौन है? स्टेबल बैंक, तो ही स्टेबल बैंक इज द श्योरिटी या गारंटर।
A few months into the project, Future Tech Incorporation is dissatisfied with the progress and invokes the bank guarantee, demanding payment from Stable Bank. Stable Bank is now reviewing the claim and documents related to the bank guarantee. Which of the following options correctly identifies? Okay. Which of the following options correctly identifies the key precautions that Stable Bank must take before making payment under the bank guarantee in this situation? Fairness देखोगे, Stable Bank must ensure the invocation of guarantee complies with the terms and conditions. Okay. Must negotiate? No. Must evaluate the overall financial stability? Answer would be B. Best answer will be B. Of course, तालमेल तो बनना चाहिए ना, जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में, अगर उसके साथ इन्वॉक कर सकता है, बेनिफिशियरी इन्वॉक तो कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. ओके. A dash is payment mechanism used in international trade where the issuing bank promises to the seller a certain amount on behalf of the buyer, provided the seller complies with the terms and conditions outlined in the contract. LC की बात करें, यूनिट 33 32 32 का है. ठीक है. एलसी क्या है? एक पेमेंट मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है स्पेशली जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं. यहाँ पे इशूइंग बैंक प्रॉमिस करता है सेलर को, हु इज बेसिकली द बेनिफिशियरी, सर्टेन अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, प्रोवाइडेड कि आप जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, सेलर जो है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वो फुलफिल कर रहे हैं. अब जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो बेसिकली जो एलसी एक तरीके से गारंटी जैसे एक्ट कर रहा है सेलर के लिए कि भाई एक बार सामान शिप हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, तो बैंक से वो इन्वोक कर सकता है. एक वाइटल टूल है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, क्योंकि भैया मान लेते हैं पेमेंट हमने दे दी, सामान नहीं आया, तो ये सामान हमने दे दिया, पेमेंट नहीं आया, बेस्ट है एलसी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर ली जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे. Fill in the blanks with the given statement. UCPDC 600 is a set of standardized rules governing documentary credits, import duties, documentary credit and import duties, and is publicized by the International Chamber of Commerce या WTO. UCPDC ensures that the documentary credit are subject to a uniform or restrictive varying या uniform. I think uniform होना चाहिए आंसर. ओके. वेरिंग नहीं होगा. मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड मोर एफिशिएंट, रिस्ट्रिक्टिव. एफिशिएंट होगा, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं हम आंसर ए तक ही पहुंच रहे हैं, और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि यहाँ पे ए ही होना चाहिए, अगर आप अभी तक समझे नहीं थे. द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अंडर यूसीपीडीसी इंक्लूड्स वेरियस मेथड्स जैसे कि एलसी एंड बीजी. एलसी एंड बीजी सही है, तो आंसर वुड बी ए. इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर आप नहीं भी श्योर थे, धीरे 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 हम पहुंच गए वहां पे. यूसीपीडीसी हमको स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स देता है, सेट ऑफ रूल्स देता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पब्लिश किया है. तो बाकी सारी बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा. The purpose of deferred payment guarantee is to provide immediate payment to the seller, ensure that the payment receives before the payment, goods received before the payment, guarantee the seller will receive the payment as per the agreed terms, facilitate the buyer negotiating lower price. Answer would be C, but यहाँ पे इकट्ठे पेमेंट नहीं जाएगी, डेफर होके जाएगी, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है. ओके. Cash payment is often used for dash transaction where the amount is paid in physical currency. Small scale payment नहीं होगी. और क्या
Okay, let's go to question number 63. In context of financial instruments, bills are negotiable instruments that carry an unconditional order to pay a certain sum of money. Among various types of bills, the one that is drawn by one branch of a bank to another branch of the same bank for settlement purpose is known as बैंकर्स बिल. इसी को बैंकर्स बिल कहा जाता है. एक अच्छा क्वेश्चन है. एक अच्छा क्वेश्चन है. मैं नोट्स आपके साथ सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 64. A bill payable is a written promise to pay a certain sum of money to a particular person on demand at a fixed dash in future. Fixed or a determinable date. तो आपके सब जगह यही है तो कुछ भी हो सकता है. In future, a bill receivable is an amount of money to be received in future evidenced by a promissory note or a letter of credit. Bill payable, bill receivable. Promise था. Okay, let's see. अभी तक हमें promise समझ में आ रहा है but we aren't sure. अभी आगे बढ़ते हैं. Inland bills are drawn and payable within the country. ये सही आंसर नहीं हो सकता. Whereas foreign bills are drawn outside the country. सही है. अब आपको यहाँ से चूज करना है कि प्रॉमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि रिटर्न प्रॉमिस है मेरे हिसाब से प्रॉमिस नोट होना चाहिए. ये आंसर है. आपने देखा मैंने कैसे सोचा है हर एक पॉइंट को. आई होप आप ऐसे ही सोच पा रहे होंगे और यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जब आप एग्जाम में कल अपीयर करने वाले हैं. Few hours for your exam, and I'm sure all those who have been attending the sessions regularly, कल एग्जाम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बस थोड़ी देर और मेहनत करनी है. Let's now move forward to question number 65. A credit card is a payment card issued by financial institution to users as a method of payment. The cardholder can borrow funds usually at a point of sale and is obliged to pay back the full amount borrowed within a grace period or subject to interest or penalty or credit limit or balance. Interest लगेगा. The maximum amount that can be borrowed at one time is referred to as card limit. The answer would be A. आसान है ना question 65. Question number 6 is in India under the PSL guidelines, scheduled commercial banks are required to lend certain percentage of ANPC or CEOBE to different priority sectors. A domestic scheduled commercial bank, the target for lending to agriculture sector is 18% and sub target for स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज 10%. तो जहां पे भी आपको दिख रहा होगा उसको आप चूज कर लीजिए. द आंसर हियर इज 66. अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा. ठीक है. स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनका 1 to 2 HA जमीन होती है, लैंड हेक्टेयर. और मार्जिनल होते हैं जिनका 0 to 1 HA लैंड होता है. ठीक है. Future Bank has introduced a new loan product specially designed for small business owners. The loan officers have been provided the basic operating instructions to ensure that this product is handled efficiently and meets regulatory compliances. Which of the following best describes the fundamental component of the basic operating instructions that the loan officer must adhere to? Following the bank's policy in advertising and marketing strategies, ensuring the loan product complies with applicable laws and regulations,
prioritizing the loan product over the other products for maximum profit, or adjusting the interest rate daily because based on stock. Question number 67. What would be the right answer backwards? बी रहेगा यहाँ पे सही आंसर. Fill in the blank in the given statements. Agriculture is a key category in priority sector, focusing on providing loans for dash and elites activities, farming, industrial development. Of course, it is not industrial development. It is not industrial development. आप आंसर ये है तो ये. MSMEs are categorized under PSL to foster economic growth and technical innovation and employment generation. I think the answer should be this, but let's be sure. Education loans come under priority sector to ensure access to higher education. वो दोनों ही जगह हायर एजुकेशन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. Renewable energy falls in priority sector to promote environmental conservation. So answer would be A. Based on B, we will be able to choose A. Yes, एग्जाम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. Crop loans are short-term loans provided to farmers to meet their working capital requirements for pre-harvest and post-harvest activities. These loans are instrumental in enabling farmers to purchase seeds, fertilizers, and other inputs for agriculture. The main advantage of crop loan is that it typically comes with subsidized interest rate या long-term repayment. Subsidized interest rate. क्रॉप लोन पे तो न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जो मैंने अभी आपके साथ लाकल वाले सेशन मॉड्यूल बी और सी का जब रिवीजन किया था तो मैंने आपसे 3-4 न्यूमेरिकल्स करे थे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, जो मैराथन नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर करे हुए हैं, बट जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, आप मेरे सेशंस पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. Okay, चलिए. Agriculture financing in India encompasses a wide range of activities to support the agriculture sector. Among the following, the financing of crop loans, farm equipment, animal husbandry, and fishery loans is focused on providing credit to cultivating specific crops, while financing of dash is aimed at supporting rearing of various livestock and poultry, as it is animal husbandry. आंसर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे एक मास्ट, क्योंकि 2 फिलअप्स है. वेरी गुड, यस मास्टर, यू आर गिविंग द राइट आंसर. Non-banking financial companies in India rely on various sources of finance to carry out their operation. Among the following, dash is a short-term borrowing instrument often utilized by NBFCs to meet immediate funding needs, while dash is a longer-term debt security that may be used to finance more substantial or long-term requirements. While short-term commercial papers होते हैं, टर्म लोन नहीं होते हैं, डिवेंचर नहीं होते हैं, इक्विटीज भी नहीं होते हैं. लॉन्ग टर्म डेट लेना है तो यस, द आंसर वुड बी ए. Question number 71 is the answer. और एक similar question पहले पढ़ के आए. Finance Plus, an NBFC has been experiencing significant growth in its operations and asset size. The regulatory authority is reviewing Finance Plus to review its classification under the newly implemented framework for scale-based regulation. ये यहाँ पे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, scale-based regulatory framework. सीआईबी में बहुत बड़ा है. एक बार जेआईबी क्लियर करते हैं, फिर जून में सीआईबी भी देंगे. ठीक है.
Under the SBR बोले तो scale based regulation, NBFCs are classified into different tier based. Question: it is 5 lakh. Minimum 5 lakh. थोड़ी देर पहले पढ़ा था 5 lakh denomination minimum है commercial vehicles. ठीक है. Under the SBR, NBFCs are classified into different tier based on factors such as size, complexity, systematic importance, etc. Which of the following options correctly identifies the actions that regulatory authority is most likely to take under SBR framework in assessing finance plus? The regulatory authority will classify finance plus based solely on its profit margins? No. Regulatory authority will classify finance plus into tier without considering its impact on financial stability? No. The regulatory authority will classify finance plus into a specific tier based on factors such as size, complexity, interconnectedness, potential impact on financial stability. Yes. The regulatory authority will exempt finance plus from scale-based regulatory framework as it is experiencing growth, focusing solely on stagnant and declining NBFCs. नहीं भैया जी, the answer would be C. Simple. Simple. सीधी बात, no बकवास. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी या इंटरकनेक्टेडनेस या साइज या किस तरह से स्टेबिलिटी में काम करने वाला है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए एसबीआर के अंदर बातचीत करी जाएगी. ठीक है, यस द आंसर इज. Let's go to question number 73. Smart Tool Limited is a small and medium scale enterprise that manufactures specialized machinery. The company is seeking to expand its operations and need to obtain a loan from bank group. To get favorable loan terms, Smart Tools Limited decides to apply for credit rating under the performance and credit rating scheme specifically designed for small and medium enterprises. Okay. Which of the following options correctly identifies a key aspect of performance and credit rating scheme that would be applicable to Smart Tools Limited in this scenario? The rating under this scheme is conducted solely by Sarkar, government, and private credit rating agencies are not involved. That's not true. The scheme is designed to provide composite rating including financial and operational performance, जैसे कि हम स्मार्ट टूल के बारे में बात कर रहे हैं. The scheme provides credit rating exclusively for large corporations. Scheme allows Smart Tools Limited to obtain a credit rating without considering operational performance. नहीं. आंसर क्या रहेगा? Very good. पांच लाख बोला ना अपन ने. और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए आप बताइए क्या होना चाहिए मिनिमम अमाउंट? पहले क्या था 25,000 या उसके मल्टीपल्स पे जाता था सीडी, बट अभी रिवाइज होके 1 लाख या उसके मल्टीपल पे जाता है. मल्टीपल वाली बात कमर्शियल पेपर में नहीं होती, बट ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 74. डे NRLM is a poverty alleviation program implemented by the government of India. Its primary focus is promoting self-employment and organization of rural poor. Under this scheme, one of the critical initiatives is establishment of SHGs that provide members with fixed employment in government offices, access to institutional credit, ownership of agricultural land, reservation education institution. बहुत options पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा भाई सही जा रहे हैं हम. Yes, you are correct. 1 lakh is correct answer. Ravi, a laborer in small village, has never had a bank account due to his low income. A lack of awareness about banking service. The local bank manager learns about Ravi's situation and inform him about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, a government scheme. Unit 40 is a question, amazing one, that aim to ensure financial services. Which of the following options identifies a feature of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
that is most relevant to Ravi's situation. Offers high interest saving account to all individuals regardless of the income. No. Provides a platform for high value investment and financial planning for affluent individual. नहीं भैया जी, ये उन लोगों के लिए जो जैसे रवि की सिचुएशन है वैसे. Yes, प्रधानमंत्री जन धन योजना aims to provide access to various financial services including no minimum balance, especially to those who live in rural and are coming from low income groups. Yes, yes. Okay, easy one. Pradhan Jan Dhan Yojana focuses exclusively on providing loans and does not offer any saving account service. आंसर इज सी. और गाइस पता है ऐसा महेश सर आपके जो है ही हैज हिमसेल्फ बीन अपीयरिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स. इस बार नहीं बैठे हैं सर डीबीएफ एग्जाम जो आपका जेआईबी एग्जाम नॉन बैंकिंग वालों के लिए रहता है पेपर से ही आता है. डीबी एज अ डीबीएफ कैंडिडेट ही हैज appeared for examination, and his personal experience, from his personal experience also he shares that question concept wise difficult नहीं होते, लैंग्वेज में फंसा देता है इंस्टीट्यूट. तो अब हमारे को कंसेप्ट तो क्लियर है और हम प्रैक्टिस भी इनफ करके जा रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की. तो अब आप अपनी पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहे हैं वो थ्रू अटेंडिंग सेशंस लाइक दिस एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग बाय होम. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है एक और मॉक टेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इफ यू स्टे विद मी लाइक दिस थ्रू आउट द सेशन, बस 25 क्वेश्चंस और करेंगे देन विल कॉल इट अ डे. आई विल शेयर दीस नोट्स और मैं एक और मॉक टेस्ट पेपर विद 100 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी. और कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं. CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड मैं जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अगेन शेयर कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स. तो अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप बार बार कंफ्यूज नहीं हुए डॉक्यूमेंट्स को लेकर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Self-help groups are community-based organizations that plays a vital role in empowering marginalized communities, particularly women in rural areas. Unit 41 chapter है, बहुत आसान, 10 मिनट में chapter done हो जाता है. ठीक है. The need for SHG is primarily attributed to their role in providing a platform for political lobbying, financial service and credit, enabling access to financial service and credit, granting direct government subsidies, offering legal advice and property matters. Of course, बहुत आसान. फिर से फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया मास्टर, आप सही जा रहे हैं, इसी दिशा में चलते रहिए, कल फतेह निश्चित है. यस, fill in the blanks in given statements. SHG bank linkage program aims to provide a financial inclusion, social welfare. I think financial inclusion होगा but फिर भी हम आगे बढ़ेंगे. To the poor through forming and linkage of SHG with bank. Under this program, SHGs can avail loan from banks to undertake dash activities, income generating activities. दोनों जगह यही है, वैसे भी चैरिटेबल फंड हुई क्या से गलत हो जाता है. The program promotes empowerment and social development, economic development among members. Sorry, social economic होना चाहिए. Sorry. अब सी ये तो ऑप्शन ही है ना तो बी ऑप्शन है नहीं. तो यहाँ पे सोशल ले रहे हैं, अभी सोशल ले रहे हैं तो यही होगा. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम इज ग्रुप लेंडिंग या इंडिविजुअल लेंडिंग फॉर कलेक्टिव सेविंग और बोरोइंग. ग्रुप लेंडिंग है. आंसर वुड बी व्हाट. और दुआ भी है मेरे साथ, मेरी आपके साथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. दिशा तो है ही, दुआ भी है. Business ethics took center stage in Indian business operation with the establishment of SEBI and incorporation of clause 49. यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. SEBI कौन से साल में आया था? 1992 में आया था, 1992 में. ओके. Question number 79. Which of the following statement is not correct in relation to business ethics and business values? Business values is an informal term and explains core principles. जैसे अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 ऑनवर्ड्स आपको मॉड्यूल डी दिखने लगे, ऐसे एग्जाम में भी दिखेगा. लास्ट 15-20 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखते हैं एथिक्स वाले मॉड्यूल से. बिजनेस वैल्यूज एन इनफॉर्मल टर्म and explains the core principles for what business stands for. That's a true statement, but आपसे false पूछा गया है. तो जहाँ 1 है वो सही नहीं है.
इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ओके, बिजनेस एथिक्स कैन नॉट बी मैनेज, दैट्स फॉल्स, है ना। और आपसे फॉल्स पूछा है तो जहां जहां ट्रू है वो सही हो सकता है। एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, कह सकते हैं। बिजनेस एथिक्स इंडिकेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट्स फॉल्स। व्हाई? क्योंकि बिजनेस वैल्यू बताता है, बिजनेस एथिक्स तो हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको बताता है बिजनेस वैल्यू। तो और आपसे फॉल्स पूछा था, कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर आता होगा फिर भी गड़बड़ कराओगे क्या? आंसर इज दिस वन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, या बट विद ऑप्शन वी डिडंट हैव in 1988, राइट? बना था 88 में, बट ऑटोनॉमस थ्रू एसबीआई सेबी एक्ट 1992 में बना। ऑप्शन 88 होता हम चूज करते हैं। ठीक है, चलिए। Which of the following statement about golden rules ethics is correct? Is also known as ethics of rationality? Nahi. It is known as ethics of reciprocity. Reciprocity. ये लिखा होता सही होता, बट रैशनैलिटी लिखा है फॉल्स। ओवर आपसे करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो जहां जहां वन है वो तो सही है नहीं। देर आर 3 गोल्डन रूल्स, हाँ यही लिख, 3 गोल्डन है। ऐसा किसी के साथ मत करो जो आप नहीं चाहते आपके साथ हो, ऐसा करो लोगों के साथ जो आप चाहते हो लोग आपके साथ करें, ऐसा किसी के साथ मत करो जो आपके साथ किया जाए तो आपको दुख पहुंचे, आपको हर्ट हो। आंसर इज टू ओनली, दैट्स द करेक्ट आंसर। D is not the right answer। 79, sorry 79, 79 का D था, 80 का B है। Isha, dedicated environmentalist, is passionate about preserving natural ecosystems and promoting sustainability. She believes that leaving a positive impact on environment for future generation is the ultimate goal। यही चाहती है, यही चाहती है, तो ये टर्मिनल वैल्यू है उनकी। और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो चाहिए होगा वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहलाए। ये टर्मिनल वैल्यू है। और जहां तक जो टूल यहाँ तक पहुंचने में मदद करेगा, जो टूल यहाँ तक जो मीन्स रहेगा, जो टूल बनेगा यहाँ तक पहुंचने का, उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। और यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है बहुत बार, इंस्ट्रूमेंटल और टर्मिनल वैल्यू एग्जामिनर का एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है प्रीवियस ईयर्स में। आंसर इज व्हाट? टर्मिनल वैल्यू। 81। Let's go to question number 82. XYZ Bank Limited, a leading financial institution, decides to address the issue of sexual harassment in the workplace by implementing the guidelines provided by the Honorable Supreme Court of India in 1998. The bank believes in creating a safe and respectful work environment for all employees. As a part of the initiative, they educate employees about sexual harassment and its prevention. In context of preventing sexual harassment in the workplace, which of the following behaviors would be considered as sexual harassment according to the guidelines? Making explicit comments about colleagues' appearance, sexual harassment है. Okay. Complimenting a colleague on professional skills, ये sexual harassment नहीं है। Sharing a funny meme from popular TV show with a coworker, जब तक pornography नहीं है everything is fine। Answer would be what? Question number 82। Okay, next question। Riya Sharma is dedicated professional who continually seeks to achieve career milestones. She often sets ambitious goals for her salary, promotion, and personal assets. Riya focuses on her career aspirations, fits in which of the following stages for bigger than self? Bigger than self मेरे पास self है, family है, community है, religion है, सोसाइटी है, एंड अल्टीमेटली ग्लोबल कॉजेज हैं। सोसाइटी नेशनल लेवल पे बात होती है, ग्लोबल कॉजेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी बातें हम करते हैं।
यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे बंदी खुद ही के बारे में बात कर रही है, आंसर बिल्कुल सेल्फ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6 है। और इन दोनों के बारे में हम वर्क प्लेस में बात नहीं करते हैं। इन दोनों के बारे में डोंट टॉक। नॉट टू बी स्पोकन एट वर्क, स्पोकन at workplace। ठीक है, आंसर इज सेल्फ। क्वेश्चन 83। Let's go to question number 84. Nikhil has developed a novel process for manufacturing solar cells that boost their energy conservation. He wishes to protect his invention, technology and patent कराएगा from unauthorized use by others। और यहाँ पे others में सरकार, गवर्नमेंट भी आ जाती है। Which of the following legal mechanism would be more suitable for Nikhil to achieve his goal and ensures exclusive right over his innovation? The answer is patent। यही अगर कुछ किताब बनाई होती, कोई नॉवल लिखी होती, कोई आर्ट वर्क हुआ होता तो कॉपीराइट यूज करते। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, बेस्ट वुड बी पैटेंट। ठीक है, 85 चले तो a dash loan is a type of secured loan that is backed by a borrower's asset, collateralized होगा, unsecured तो नहीं होगा, such as property। And a legal claim and dash is a legal claim against the asset that grants lender the right to take possession of the property the borrower defaults। mortgage हो जाएगा। Answer would be A। ट्रेडमार्क पैटेंट के साथ ही आता है। पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब इंडस्ट्रियल पॉइंटर्स के अंदर आ जाता है। तो हमारी किताब में ना दो तरीके से बांट रखा है, पैटेंट और कॉपीराइट। बट एक्चुअली में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो दो ट्रीज में बढ़ती है। अगर मैं आईपी एक्ट ले जाती हूँ, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना अभी ना सीवीपी में। आईपी एक्ट में क्या होता है, इधर होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इधर होता है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर पैटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं। ठीक है, जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे जैसे मतलब बनारसी साड़ी, इट्स अ जीआई। या कोल्हापुरी चप्पल इज अ जीआई। करेक्ट। अब मैं इधर जाती हूँ कॉपीराइट वाली ब्रांच में, तो यहाँ पे आती है बातें आर्टिस्टिक चीजों से रिलेटेड, आपका किताब से रिलेटेड, या आपने कोई बुक बनाई लिखी है, कोई थिएटर किया है, कोई मूवी बनाई है, समथिंग दैट रिक्वायर्स मोर ऑफ योर आर्टिस्टिक एंगल। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाएंगे, बट हमारी किताब बात ही ज्यादातर, मतलब उसने डिवाइड ही नहीं करा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट के बीच में, उसने पैटेंट और कॉपीराइट ही बोला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको पैटेंट और कॉपीराइट ही चूज करना है। ठीक है, चलिए 86। Which of the following principle is not identified by the committee headed by retired Justice B.N. Sri Krishna in report on data protection laws, technology algorithm, accountability of data provider, informed consent? डेटा मैक्सिमाइजेशन नहीं है, डेटा मिनिमाइजेशन है। इतनी सी बात पे घूम जाएंगे आप। इसका मतलब कोई एक और गलत है। 3 तो पक्का से है, तो 3 हमको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। 3 हमें यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। 100% इन्फॉर्म कंसेंट। डेटा मैक्सिमाइजेशन है नहीं, तो आंसर 1 और 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा प्रोवाइडेड नहीं, कुछ और क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोलर है। देख रहे हो, समझ में आ रही है आप लोग को बात? वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 में आया था, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड आया था। क्या है, डेटा मिनिमाइजेशन है, डेटा प्रोटेक्शन है,
ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, पेनल्टीज फॉर रॉन्गफुल प्रोसेसिंग है, एनफोर्समेंट है, ह्यूमन ऑटोनॉमी के बारे में बात हो रही है। बेसिकली ये 2018 में आया था, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। Data warehousing is a technology that aggregates structured data from one or more sources so that it can be compared and analyzed for greater reasons and values. In banking context, data warehousing is primarily used for encrypting individual user password, developing physical security measures, enable complex queries and analyzing decision making, or transmitting real communication between branches. जो options available हैं best would be C, yes, 87, 88 में. Fill in the blanks with the given options. Data warehousing involves the storage and organization of large volume analytical algorithms. Large volume of data होना चाहिए, but we are yet to conclude. Let's see. Data mining refers to the process of dash patterns, extracting patterns. Extracting होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, but let's see. The primary advantage of data warehousing is the ability to consolidate data from various sources. Data mining techniques such as clustering, classification, and dash are used to discover relationship and predict future trends. Regression analysis. Guys, आप समझ पाए कैसे हमने चूज किया? 88 का ए आपने एकदम सही आंसर चूज किया है. Let's go to question number 89. CBS allows a customer to operate their bank accounts and avail various banking services from any branch of the bank on CBS network, that is core banking solution network. One of the key functions performed by CBS that has revolutionized banking operation is limiting transaction to home branch, providing legal consultancy, enabling real-time transaction processes all across all branches or requiring physical documentation. फिर से इतना आसान क्वेश्चन हम चाहेंगे भगवान ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए. हाँ, TechCorp, a global software company, is facing challenges in protecting its sensitive data and intellectual property. The company has recently faced unauthorized access to some critical system, leading to data breaches. To counter this, DataCorp is planning to implement an LAC, that is Logical Access Control System, to strengthen its cybersecurity. Which of the following options best illustrates a core principle or feature that should be considered by TechCorp in implementing implementing logical access control? TechCorp should allow unrestricted access to all employees to promote transparency. Now, wrong. TechCorp should implement a system that requires users to provide valid credentials जैसे कि नाम, पासवर्ड, ताकि वो स्पेसिफिक रिसोर्स को कंट्रोल कर पाए. इससे क्या होगा, आप रिस्ट्रिक्ट भी कर पाओगे अनऑथराइज्ड प्लस. ये सही लगे. ठीक है. TechCorp should implement LAC to external systems only. ना भैया जी, गलत हो जाएगा. Ignoring threats from all employees. TechCorp should use the same login credentials for all employees. No, इससे पता नहीं चलेगा कौन बंदा गड़बड़ कर रहा है. B is the right answer. Yeah. Sunita receives a text message notifying her a withdrawal of 10,000 from her bank account. A transaction जो उसने authorize नहीं करी है. She immediately reports the unauthorized transaction to her bank, trust bank. Upon investigation, it found that her ATM card details were stolen and used by an unauthorized transaction. Which of the following options correctly identifies Trust Bank's action in accordance with the guidelines on limiting the liability of the customer in unauthorized electronic banking transaction? Okay. Trust Bank holds Sunita liable for unauthorized transaction? No. As the bank system are not compromised, Trust Bank refunds the entire amount to Sunita as she reported the unauthorized transaction promptly. Trust Bank only refunds a partial amount as Sunita should have taken better care. Trust Bank refuses to refund, arguing that unauthorized transaction is outside of their control. तो जरा क्या बोलते हैं.
शैडो रिवर्सल होगा यहाँ पे गाइस. लेट्स टेक अ नोट ऑफ दिस वन. पढ़ते हैं इसको. क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑन लिमिटिंग द लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर इन ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अगर जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है वो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देता है, तो बैंक शैडो रिवर्सल कर देता है अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है. इमिडिएटली बता दिया था इसलिए 3 डेज के अंदर हो रहा है, तो इमिडिएटली 3 डेज के अंदर ही होता है. मतलब 2 दिन बाद बताया होता है 3 दिन के अंदर हो रहा है. हाँ जी, तो अभी भी यही हुआ होता है. ओके. Society for Worldwide Interbank Financial Trust. Telecommunication is a global network that facilitates secure and standardized financial messaging between banks. One of the fundamental aspects of transfer system using SWIFT is that it transfers the actual funds between banks, provides a secure messaging platform for financial transactions. Yes, this is how it works. और इसका full form अपन के लिए important है. अगर आप सेशन पहली बार अटेंड कर लेते हैं तो इसको प्लीज याद कीजिएगा. दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. बस अब 8 क्वेश्चंस रह गए, वो करते हैं कंप्लीट एंड देन आई विल शेयर द नोट्स विद यू गाइस. ओके. Directly deals with individual customer accounts or operates exclusively within a single country's banking system. No, the answer is B. It is worldwide interbank financial telecommunication. Okay. Electronic clearing system in India utilized for bulk transfer of funds from one account to many accounts or vice versa. It's commonly used for transactions like dividend payments, salary disbursements, EMI collections. ये ECS का one of the primary advantage है कि physical presence चाहिए, transaction जो geographical location से restricted है, faster है, cost efficient है, ठीक बात है. अलाउ करता है वन टाइम ट्रांजेक्शन विदाउट रिपीटेशन. हमने बोला कि बार बार होता है. कॉमनली यूज है डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, साल के दिन के लिए. NACS यूज करा जाता है जनरली, यहाँ पे ECS. या नेक्स्ट में fill in the blank in the given statements. NPCI was established to operate retail payment and settlement system in India, acting as and dash for the same. Umbrella organization, individual entity. Umbrella organization. Okay. NPCI's UPI, that is Unified Payment Interface, enables real-time interaction, interbank transaction, facilitating seamless payment. दोनों में seamless payment है. The Rupee card scheme developed by NPCI is an Indian domestic card network that offers cash to holders, affordable payment, international payment. International तो नहीं है, affordable होनी चाहिए, but पढ़ लेते हैं एक बार. NPCI also oversees the IMPS, a real-time payment service that enables round-the-clock fund transfer. Periodic NEFT में होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? A. Which of the following statements is correct regarding the impact of IT? IT has enabled bank to provide real-time services and reduce transaction time. Okay, तो जहाँ जहाँ 1 है वो सही हो सकता है. 1 यहाँ है, 1 यहाँ है. Okay, the adoption of IT in banking has generally increased the vulnerability to cyber fraud. बोल सकते हैं यार. IT has been operating more manual and less efficient. That's not correct. जहाँ जहाँ 3 है वो ऐसी गलत है. IT has led to reduction of employment opportunities in banking sector. That's not correct. The correct answer is what, guys? 95. 1 and 2 are correct. Which of the following statements is correct regarding AA in financial system? Account aggregators are entities that provide a consolidated view of all financial accounts held by a customer across financial institution. Okay. Account aggregators can modify or transact on behalf of customer in their various accounts.
Account aggregators operate under a specific framework governed by RBI. A primarily functions to offer investment advice to individuals. फोर तो नहीं है, फोर यहाँ है और यहाँ है, वैसे भी वन है इन दोनों में, या तो टू ही सही है या तो थ्री ही सही है। बताएंगे क्या रहेगा सही आंसर गाइस? What in your opinion should be the right answer? 1 and 3, okay, that's correct. Next, computer audit refers to examination and evaluation of organization's system and IT infrastructure to ensure compliance with controls, accuracy of data, and efficient utilization of resources. A vital aspect of computer audit is that it focuses on manual verification, assessing aesthetics, analyzing computer system, and ensure that they meet organizational objective. For the sun question 97 is C. 3 or question and will be done with today's session. Arrange the following phases of an effective CIR, that is cyber incident response, in a chronological order. Okay, recovery will be the last. Last मतलब तो फिफ्थ होगा, जहाँ जहाँ 1-5 पे है वो सही हो सकता है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सबसे पहले प्रिपेयर करो अपने आप को, अगर फिर गड़बड़ हो जाती है तो डिटेक्ट करो, फिर देखो कहाँ है कंटेमिनेशन, फिर एरेडिकेट करो, फिर रिकवर करो। तो 4, 3, 2, 5, 1. Answer is going to be B. Yes? Let's go to question number 9. E-Rupee is a digital payment solution launched by Government of India. It is cashless, contactless instrument for digital payment implementing a QR code or SMS string-based e-voucher. E-Rupee is designed to ensure that the payments are made only to the person who redeems the voucher. Yes? Issues the voucher, no, redeem online. Chaliye. Last question. Account aggregators are non-banking financial companies that act as intermediaries to facilitate the dash of financial information, sharing, storing. Okay. They enable the secure and consensual transfer of financial data between dash, such as banks, mutual funds, tax authorities, financial entities. तो इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है ना? स्टोरिंग इसका मतलब गलत हो जाएगा, इंडिविजुअल तो है नहीं, शेयरिंग होगा. Account aggregators cannot access or modify the customer's data but can only transfer, analyze करना उन्हें अलाउड नहीं होता है. आंसर ए होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं. The use of AA supports financial services like personal finance, management, credit scoring, and investment advisory या fund allocation. ये होगा शायद for his answer. Yes, A ही आंसर. ठीक है, with this we are done. तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सीएम में दिशा 2 टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. सारा डेटा मैं आपके साथ भेज रही हूँ ऑन दिस ग्रुप. कोई भी क्वेश्चन आपको आता है पोस्ट द सेशन, आप आराम से मेरे से बात कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, थर्ड में. फर्स्ट शिफ्ट के बाद जैसे मेरे पास क्वेश्चंस का एक्सेस आता है, आई एम गोइंग टू कम लाइव ऑल्सो, सो दैट आप लोग को मैं शेयर कर पाऊंगी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने थे, ताकि बैलेंस शिफ्ट वालों को थोड़ा सा आइडिया मिले. हाँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं ना, क्योंकि डेटा शेयर कर रहे होते हैं एफिशिएंट सर्विसेज के साथ. करते हैं ना. With this, guys, we are done. Okay, wishing you the very, very best. May God bless you. May you get the best. May you give your best. Okay. My prayers are there for you. I hope you are going to rock tomorrow. Don't forget to share your marks and your success with us. We'll be more than happy to celebrate with you. Okay? Taking your leave, I'll be sharing some डॉक्यूमेंट्स इन केस यू आर न्यू टू द चैनल. मैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा भेज दूंगी, ये नोट्स भेज दूंगी और एक और मॉक टेस्ट पेपर आपके साथ शेयर
This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Wishing you the very, very best. Take care, stay blessed. Take care. Bye bye. Yes, I will share one more mock test paper with you. Okay? Chaliye. Bye bye. Bye bye. Take care.